अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग और आदाब है। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा। मैं हूँ आपके साथ मदीहा नकवी और मैं हूँ आपके साथ अशफाक इसहाक सत्ती। आज है कौन सा दिन? आज है पीर का दिन, यानी कि नए हफ्ते का आगाज़ हो गया है। और इस हफ्ते हमने ये सोच रखा है कि आपको कोई अच्छी खबर देंगे। और आज की अच्छी खबर क्या है मदीहा ज़हरा नकवी? आज की अच्छी खबर ये है कि गर्मी का जोर टूटेगा। पंजाब के कुछ शहरों में वहाँ टूट चुका है, टूट चुका नहीं, मजीद मानसून का सिलसिला आज फिर शुरू होगा ना। और कल परसों बड़ी लाहौर में बहुत ज़्यादा गर्मी थी, ठीक है, क्योंकि उससे पहले कुछ दिनों बारिश पड़ी खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में, गिलगित बल्तिस्तान में भी, लेकिन कराची में सॉरी कराची वालों, मेरे पास कोई अच्छी खबर नहीं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए मौसम के हवाले से। हवा तो चल रही थी हल्की फुल्की, एक दो ड्रॉप्स, बस ये हवा के थपेड़े ही हैं हमारे मुंह के लिए। नहीं, लेकिन मेरी बात सुने, आपको भी कराची की सड़कों पर ड्राइव करने का शौक है, अक्सर आप ये शौक पूरा करती पाई जाती हैं, तो आप चाहती हैं कि आप गाड़ी के बजाय आप कश्ती में चप्पू चलाती पाई जाएं? हाँ। चप्पू से याद है, अगर बारिश होगी तो वन शुड हैव चप्पू इन देयर कार। हाँ, तो ये चप्पू चलाना सीख लें अगर आप बारिश की ख्वाहिश रखते हैं शहर कायद में, क्योंकि इसमें शहर कायद का कोई कसूर नहीं है भाई। ये तो शहर रेवेन्यू जनरेट करके देता है, बड़ी मोहब्बतें बांटता है, गरीब परवर शहर है, लेकिन यहाँ की सड़कें जो है ना किसी के कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि किसी की विल नहीं है। तो बारिश होती है और ज़्यादा पानी आता है तो फिर सारा पानी सड़कों पर आता है और फिर सबको नहलाता जाता है। बस ज़्यादा पानी आएगा तो चप्पू भी इंशाल्लाह साथ ज़रूर आएंगे। टॉप स्टोरीज पर नजर डाल लेते हैं। आज से मुल्क में प्री मानसून बारिशों के एक नए सिलसिले का आगाज बुध तक जारी रहेगा। बलूचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और GB के मुख्तलिफ इलाकों में बादल जमकर बरसेंगे। बाबू से टॉप पर बर्फबारी जारी है। महंगाई ने बच्चों की तालीम और भी मुश्किल बना दी। नया तालीमी साल सर पर, बाजारों में किताबें नायाब, कागज महंगा होने के बाद दरसी किताबों की छपाई इम्तिहान। कराची में मुतवस्सत तबके के लिए गोश्त खाना एक ख्वाब बन गया। महंगाई के तूफान में बकरे के गोश्त की कीमत को भी पर लग गए। फी किलो कीमत 2000 रुपए तक पहुंच गई। और वालिद से प्यार जताने में बिल्कुल भी ना शर्माए। बाप का प्यार सूरज की तरह गर्म, लेकिन जिंदगी के लिए उजाला। दुनिया में गुज़िश्ता रोज बाप से अपनी चाहत और मोहब्बत का दिन मनाया गया। जी, तो शो के आगाज में कौन से वाला? हर रोज ही मनाया जाना चाहिए, हर लिहाज से। हाँ, वो हमारे लिए हर रोज बाप का, माँ का, सारा का। लेकिन अगर एक दिन केक भी काट लिया, उस पर गिफ्ट्स भी दे दिए, तो इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है ना, अच्छी बात है। और एक दिन, क्योंकि बहुत सारे लोग ना इतना मोहब्बत का खुल के नहीं इजहार कर सकते। बाप का, माँ का, बहन का, 365 डेज इनके सबका दिन मनाएगा रे अशफाक। ओके, लेट्स टॉक अबाउट मौसम। शो के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे मौसम के हवाले से, क्योंकि आज से प्री मानसून बारिशों का आगाज होने जा रहा है। तो खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, जी बिल्कुल, एक स्पेल है ना, ये आज से शुरू होगा। इसमें पंजाब आ जाता है, इसमें खैबर पख्तूनख्वा आ जाता है, गिलगित बल्तिस्तान में भी हम देख रहे हैं कि वहाँ से भी आज इंशाल्लाह ये प्री मानसून बारिशों का आगाज होगा। बाबू सर पे तो ऑलरेडी जो है, बाबू सर टॉप पे ये बर्फबारी पड़ रही है, तो यहाँ तो मौसम हो जाएगा अच्छा और दर्जा हरारत थोड़ा कम भी हो जाएगा। लेकिन याद रहे कि महकमा मौसमियात ने पहले भी कहा था कि जो आखिरी हफ्ते में, जो आखिरी 10 दिनों में जो जून में बारिशें होंगी, उससे अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। तो आई एम श्योर प्रोविंशियल और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ वाले ने इस वाले से पहले से काम किया होगा। बिल्कुल जी, काम करना ज़रूरी है, क्योंकि बड़े क्राइसिस अदरवाइज आ जाएंगे। हमारे यहाँ तो ये होता है ना कि जैसे ही बारिश शुरू हुई उसके बाद तंबू लगाओ, सारे महकमे एक्टिव हो जाते हैं। और बेसिकली ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भले नेशनल हो या प्रोविंशियल, उनके काम है कि वो किस तरीके से ना सिर्फ ये कि इस मामले पे कोऑर्डिनेशन पहले से रखें, बल्कि तमाम महकमों के साथ मिलकर ऐसे इक़दाम करें कि पानी कहीं पे खड़ा ना हो। खड़े होने के बाद निकालना तो कोई भी कर सकता है, लेकिन खड़े होने ही ना दें आप उसको। साथ साथ उस पानी का जो होता है ड्रेनेज का सिस्टम जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। दूसरा ये, क्योंकि हम सब जानते हैं कि बकरा ईद की आमद है, मवेशी मंडियाँ भी जो हैं वो सजना शुरू हो गई हैं। लोगों ने अभी से अपने घरों में जानवर भी कुर्बानी के लिए आए हैं। और आजकल वैसे भी जानवरों के हवाले से एक लिम्पी स्किन की भी एक, आपको पता है, डिजीज़ बहुत ज़्यादा फैली हुई है। उसकी वजह से रेट्स पे कोई फ़र्क पड़ा है? वैसे नहीं पड़ा। ये तो वैसे आज हम स्पेसिफिकली सेगमेंट भी करेंगे इस हवाले से। लेकिन आप देखिए ना कि
एक ये बीमारी भी जानवरों में आई हुई है और खुदा न खास्ता अगर ऐसे ही पानी भी बहुत सारी जगहों पे खड़ा रहा और फिर इन्हीं जगहों पे जब ये जानवर आप अपनी कुर्बानी के जानवरों को बांधेंगे वो बीमार होंगे, वो बीमार होंगे तो और जो मसला है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो प्लीज़ ठीक है, हुकूमत जो करेगी वो अपनी तरफ, लेकिन आपको भी अपने तय बहुत सारे इक़दाम करने होंगे ताकि इस जो बहुत ज़्यादा बारिशों के असरात जो हैं वो आपकी लाइफ स्टॉक ना पहुँचे। बिल्कुल जी, आपके लाइफ स्टॉक तक ना पहुंचे और आपके लाइफस्टाइल को वो तबाह बर्बाद न करे, जो कि ऑलरेडी बिजली की लोड शेडिंग, पेट्रोल के महंगा होने और बाकी तमाम तर अवामिल के साथ मिलकर आपको तबाह बर्बाद कर चुका है और कर रहा है। एवरीथिंग, इवन जो आपने ये पहने हुए ना फ्रेम्स, ये भी महंगे हो गए हैं। ये जो आप बालों जेल लगाते हैं वो भी महंगा हो गया। जो ब्लेजर आपने खरीदा ये भी महंगा हो गया। जो घड़ी आपने पहनी ना ये भी महंगी होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि महंगाई ओवरऑल है। अच्छा, फिर ठीक है। तो बहरहाल अब ज़रा बात कर लेते हैं कि जब महंगाई ओवरऑल है तो उसके ऊपर हो क्या रहा है। ज़ाहिर है कि हुकूमत तो अपनी तौजीहात पेश कर रही है, वो कह रही है कि इस वजह से ये हुआ, इस वजह से ये हुआ, इस वजह से ये हुआ, ये हुआ। लेकिन अपोजिशन क्या कर रही है इस वक्त? वाहिद जो अपोजिशन है, हम कौमी असम्बली वाली राजा रियाज साहब वाली की बात नहीं कर रहे, वो इकलौती अपोजिशन है और वो एक नेक्स्ट लेवल चीज़ है जिसका हमने मुजाहरा बलूचिस्तान असम्बली में देखा था कि वहाँ पर यार मोहम्मद रिन साहब थे तो वो इकलौते अपोजिशन लीडर थे। अब सिचुएशन है यहाँ पर मुझे तो राजा रियाज साहब की वो फुटेज याद आ गई जब वो खुद मूवी डेस्क में जा रहे थे। हाँ, शहबाज शरीफ साहब की तकरीर। आप ये देखें कितनी ऑपोजिशन और हुकूमत के दरमियान ये हमआहंगी होनी चाहिए कि अच्छी अगर कोई स्पीच हो तो। लेकिन बहरहाल मजाक अपनी जगह, लेकिन बात यह है कि भाई इमरान खान साहब ने गुज़िश्ता रोज़ लोगों को कॉल दी थी रात 9 बजे की, और ये कॉल उन्होंने पहले से दे रखी थी कि भाई रात 9 बजे सारे के सारे महंगाई के ख़िलाफ़ निकलें। और मुल्क गिर बड़ा जो है वो हमने अवामी इज्तिमा देखा। मदी आपने भी देखा बड़ा इज्तिमा सब पूरे मुल्क में। देवर नंबर्स देखिए, नंबर्स तो ऐसे नहीं मुझे शेयर कर सकते, बट लोगों के जमे गफ़ीर तो मौजूद था। और मुख्तलिफ़ शहरों में जहाँ पर इमरान खान साहब के जो ख़िताब है वो टेलीकास्ट किया जा रहा था, वहाँ पर उनको देखने के लिए लोग बड़ी तादाद में मौजूद थे। अच्छा, यूजुअली जलसों पे हमने देखा है कि जलसों में आपको दूर से नज़र तो आ रहे होते हैं लेकिन आपको उनकी आवाज़ नहीं आ रही होती। हाँ। लेकिन इसमें थोड़ी बहुत ये आसानी हो जाती है कि आपको आवाज़, क्योंकि अच्छे एम्पलीफायर का अगर आपने साउंड सिस्टम का इंतजाम किया हो तो हर बंदा सुन सकता है। लिबर्टी चौक हमने देखा, वैसे भी जब भी इमरान खान साहब ने कॉल दिए तो वहाँ पर लोग मौजूद, लाहौरी जो हैं वो वहाँ पर आए हैं। लिबर्टी चौक पे काफ़ी ज़्यादा रश था, कल शहर कायदीन पे काफ़ी ज़्यादा रश थे। और उसके अलावा ना सिर्फ ये कि कराची और लाहौर में बल्कि पेशावर में भी सूरत हाल थी, कोयटा में भी यही सूरत हाल थी कि लोगों की बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद थी। एक्सपो सेंटर की साइड पे था तो वहाँ से आते हुए मुझे, जब तक मैं आया तो उस वक्त तक रश नहीं था। कल आपको पता है वो एक वहाँ पर एक कार शो या इस तरह का कुछ चल रहा था तो आई वेंट देयर, तो ये है मतलब, लेकिन इतना उस वक्त नहीं था, लेकिन उसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ। अच्छा जी, महंगाई के खिलाफ उन्होंने एहतजाज करने के लिए लोगों को कॉल दी थी और जाहिर है कि वो मोमेंटम भी देखना चाहते हैं ना कि मैं अगर कॉल दूंगा तो लोग कितने निकलेंगे, क्या हिसाब किताब होगा, सारी चीजें। कन्वेंशन से भी खिताब करते हुए उन्होंने कहा, तो अभी हर जगह जाके कह रहे हैं कि मैं जब। तो इमरान खान साहब किस जगह थे? वो वीडियो लिंक, अच्छा वो घर पे थे अब, या अपने ऑफिस में होंगे तो वहाँ से उन्होंने वीडियो लिंक के जरिए खिताब किया। चलें ठीक है, कन्वीनियंट है कि वहाँ से सारे लोगों तक उनकी रीच भी थी। चौहान साहब ने भी कह दिया ना कि अफगानिस्तान में किसी कूची नामी शख्स को जो है ना उनकी सुपारी दे दी गई है। ओह, तो अब सारे खिताब वीडियो लिंक से होंगे। You never know। बहरहाल इमरान खान साहब इस चीज़ को देखेंगे, लेकिन बाकी सारा चक्कर ये है कि हुकूमत को अगर इस तरह से सिक्योरिटी के हवाले से देखना चाहिए। अगर किसी इस तरह के खुदा न ख्वास्ता इस मामले की इत्तला अगर फयाजुल हसन चौहान को पहुंच सकती है तो इसका मतलब हमारी एजेंसीज को भी पहुंच सकती है। तो दे शुड डू समथिंग अबाउट इट, बिकॉज इनको नाम भी मालूम है। हाँ, उनको नाम भी मालूम है। तो अब ये है कि भाई हमारे जो इदारे, ज़ाहिर है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, लोग उनसे मोहब्बत करते हैं तो उनको उनकी हिफाजत अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। तो इमरान खान साहब ने अपने खिताब में क्या कहा, उसका कुछ हिस्सा ज़रा आपको सुनवाते हैं। एक साजिश हुई अमेरिका से, एक साजिश जिससे यहाँ मीर जाफ़र और मीर सादक उनके साथ मिले। उसके बाद उन्होंने प्लान किया हमारी गवर्नमेंट गिराने का। उससे जो सियासत के अंदर, जो मुल्क के अंदर सियासी माहौल था वो गैर यकीनी हो गया। उसका इफेक्ट पड़ा मायशत के ऊपर। मैंने जाके न्यूट्रल्स को मैंने उनको समझाया कि देखें, अगर ये साजिश हो रही है, बड़ा अच्छा आप न्यूट्रल रहें, लेकिन ये जो साजिश हो रही है, अगर इस वक्त गवर्नमेंट को गिरा दिया गया इस साजिश के तहत, तो ये इनसे संभाला नहीं जाएगा। आपने सब ने तैयारी करनी है, मैं आपको कॉल दूंगा। हमने मुसलसल जो हमारा हक है, हमारा आईनी हक है पुरअमन एहतजाज, वो हम करेंगे। और वो हम तब तक करेंगे जब तक
हमें साफ और शफाफ इलेक्शंस की डेट नहीं मिलती। मैं फिर से कह रहा हूं, इलेक्शंस नहीं, साफ और शफाफ इलेक्शंस। साफ और शफाफ इलेक्शंस अगर ना हुए, मजीद और इंतशार होगा। हम जब माशरे में नाइंसाफी देखते हैं तो हम अपनी आवाज बुलंद करें, क्योंकि मुझे खौफ है कि ये जो अभी कीमतें बढ़ी हैं ये यहां रुकेंगे नहीं। जो हम आगे देख रहे हैं ये अभी मजीद और बढ़ने वाली है, और जो फिर इसका जो मुतासिर होगा इससे, वो हमारा सारा निचला तबका, हमारा सफ़ेद पोश, हमारा तनख्वाहदार, ख़ास तौर पे हमारे किसान, क्योंकि उनको ये बड़ा मुतासर करेगा, ये जो ख़ास तौर पे जो डीज़ल और बिजली की कीमत ऊपर गई हैं। सारे पाकिस्तानियों का ये सवाल है कि ये क्या हुआ कि जब से ये अदम एतमाद हुई है उसके बाद ये मुल्क के अंदर ये क्या तूफ़ान आ गया। जब से ये आए हैं इन्होंने 84 रुपया लीटर पेट्रोल की कीमत बढ़ाई, 110 रुपए लीटर डीजल की कीमत बढ़ाई। सवाल एक ये है कि ये एकदम इतनी महंगाई क्यों की है? तो ये कहते हैं कि जी हम IMF प्रोग्राम में थे। IMF के प्रोग्राम में ये तो 2 महीने से हैं, हम 2.5 साल से IMF के प्रोग्राम में थे। क्या हमारे ऊपर प्रेशर नहीं था ये कीमतें बढ़ाने का? इसी वाले से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ खावर घुमन साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया खावर घुमन साहब आपका, अपने बाखबर सवेरा को वक्त दिया ना। वेरी गुड मॉर्निंग एज वेल। खावर, ये कहिएगा, हम देख रहे हैं कि इमरान खान साहब जिन्होंने पाकिस्तान में अभी तहरीक लेके चले हैं और उसके बाद हर शहर शहर जाके वो एहतजाज करें, और साथ में ये भी कह रहे हैं कि वो जल्द कॉल भी देंगे कि हमने कब इस्लामाबाद की जानिब मार्च करना है। और कल जो हमने देखा, कल भी जो उन्होंने ख़िताब किया उसमें भी यही बात की। सो हम अब सब लोग वेट कर रहे हैं कि भाई वो डेट कब आएगी कि जब वो ऐलान करेंगे कि हम इस दिन स्पेसिफिक जो डे है वो जाएंगे इस्लामाबाद। कोई स्पेसिफिक चीज़ है जिसका वो इंतज़ार करें? आपको क्या लगता है? बहुत शुक्रिया मदीहा और इशफाक। देखें, हम थोड़ी देर के लिए भूल जाएं कि इमरान खान साहब कब ये कॉल देंगे और कब वो अपना अगला जुलाई अमल है, खासतौर पर लॉन्ग मार्च का, उसका बताएंगे। लेकिन जो ज़मीनी हक़ाइक़ है उनके ऊपर बात कर लेते हैं। इस वक्त जो सबसे बड़ी ज़मीनी हकीकत जो हमारे सामने है वो क्या है? वो है सियासी अदम इस्तेहकाम। वफाक हो, इस्लामाबाद हो, पंजाब हो, बलोचिस्तान हो, KP और सिंध में थोड़े से हालात बेहतर है, लेकिन पूरे मुल्क के अंदर हमारी जो सियासी जमातें हैं, सियासी रहनुमा हैं, वो एक दूसरे की कानूनी और आईनी हैसियत मानने से इनकारी हैं। हकीकत नंबर 2 क्या है? इस वक्त जो मुल्क है उसमें शदीद जो है मंदी का रुझान है। अच्छा। बिजली गैस की कीमतों की वजह से जिस तरह का जो महंगाई का तूफान इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर बढ़ता है, सबके सामने है, मैं और आप सारे बर्दाश्त कर रहे हैं। उसके बाद जो अगला सवाल आपकी तरफ से ये होना चाहिए कि इन तमाम जो मसाइल इस वक्त सामने हैं हमारे मुल्क के अंदर, उसका हल क्या है? मैं जो देख रहा हूँ कि आने वाले दिनों के अंदर खास तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो किरदार काफी इस हवाले से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और वाहिद हल एक ही है इस मुल्क के अंदर। वो वाहिद हल ये है कि मुल्क को एक जो गैर मुतनाज़ा इलेक्शन कमीशन के जरिए साफ और शफाफ इलेक्शन की तरफ ले जाया जाए, और अवाम जो पाकिस्तानी अवाम है वो जिस भी सियासी जमात को, वो जो मरियम नवाज साहब हों, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हों, या फिर जो हैं इमरान खान साहब हो, जिनको वो वोट दें, वो आए एक जो अच्छी मुस्तहकम हुकूमत कायम खबर साहब। हो। लेकिन बात ये है कि यहाँ पर चक्कर जो दिखाई दे रहा है वो ये है कि बज़ाहिर इमरान खान साहब के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो घी सीधी उंगलियों से नहीं निकला, क्योंकि हमने पहले जब गुफ्तगू सुनी थी उन्होंने कहा कि जी 25 तारीख को जो भी नंबर सामने आए थे, जाहिर है कि आप इस्लामाबाद में बैठे हैं, आपने ज़्यादा बेहतर तौर पर देखा होगा कि कितने लोग थे इमरान खान साहब के साथ। तो जितने भी नंबर्स आए थे उसके बाद उन्होंने 6 दिन क्या कहा कि जी अगले 5 से 6 दिन बाद मैं दोबारा निकलूँगा। फिर उसके बाद हमने ये सुना कि चूँकि बजट जो है वो कोई अबूरी हुकूमत पेश या पास नहीं करवा सकती, तो चलें बजट इनको पेश करने देते हैं, आगे जून के एंड में ये बस हो जाएगा। शेख साहब TV पे आके ये बातें कहते रहे। तो इस हुकूमत को अगर उनकी ख्याल में अगर हटाना है, फ्रेश इलेक्शंस करवाने, क्योंकि वो तो तैयार नहीं है, तो उसका तरीका ये है कि अवामी दबाव डाला जाए। अवामी दबाव किस तरह से डाला जाएगा कि लॉन्ग मार्च किया जाएगा, लोग वहाँ पर पहुँचेंगे, धरना दे के बैठेंगे, उस वक्त तक नहीं उठेंगे जब तक कॉल नहीं दी जाती। ये कब होगा? देखें, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडरान हैं, हमारी उनसे बात होती है तो
जाहिर है उनके सामने भी एक लाएअमल है। पहला जो लॉन्ग मार्च हुआ इस्लामाबाद के अंदर, हम मौजूद थे, उसके ऊपर एक आर्गूमेंट ये पेश किया जा रहा है कि जी इमरान खान साहब या उनकी जो लीडरान है उससे निकले नहीं है, कुछ ज़्यादा तादाद के अंदर लोग बाहर नहीं आए और खान साहब आए, इस्लामाबाद से होकर चले गए। लेकिन उसके साथ साथ एक और भी बड़ी हकीकत यह है कि उस दिन इस्लामाबाद के अंदर जो हालात वाक़यात थे, खासतौर पर पंजाब के अंदर, क्योंकि आप लोग तो कराची हैं, पंजाब के अंदर जिस तरह का लाठीचार्ज हुआ और जिस तरह का राना सनाउल्लाह साहब ने फैंटा लगाया वो भी सबके सामने है। इशफाक देखें, सियासतदान जो हैं उनके बयानात या उनका जो तरीक़ाकार है वो तो हमारे सामने है। मसला ये है कि इस मुल्क को ये जो मौजूदा इस वक्त जो लड़ाई झगड़ा जारी है और ख़ासतौर पर जो सियासी तनाव इस वक्त मौजूद है, उसका किसी न किसी सतह के ऊपर तो हल आपको ढूंढना पड़ेगा। इमरान खान एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं। ये हल कौन ढूंढेगा खावर, आप या मैं ढूंढेंगे? ये हल कौन ढूंढेगा? मैं उसी तरफ आ रहा था। देखें, इस वक्त जो वाहिद जो गैर मुतनाज़ा जो इदारा है जिसके ज़ेरे असर और जिसकी रहनुमाई में मुल्क को किसी हल की तरफ लेके जाया जा सकता है, वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी आपको पता है एक सो मोटर ले चुका हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी पिछले हफ्ते जो ऑब्जर्वेशन आई है कि पार्लियामान एक यकतरफा पार्लियामान है, पार्लियामान के अंदर अपोजिशन मौजूद नहीं है। पार्लियामान के जरिए जो कानून साजी हो रही है नैब के हवाले से, इलेक्शन कमीशन के हवाले से और बाकी जो मुख्तलिफ इस वक्त तरामीम हो रही हैं, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी देखना चाहिए ना कि वो भी जाएं। इतने इंपॉर्टेंट बिल वहाँ पे पास हो रहे हैं तो उनको चाहिए कि अपनी वहाँ पे हाजिरी को मेक श्योर करें, ताकि भाई वरना अगर हम कह रहे हैं कि जी इस्तेहकाम नहीं है तो इसमें उनका भी तो एक तरीके से पार्ट है, तो दे शुड ऑल्सो गो। थैंक यू जी हमारे साथ। जी खावर कंप्लीट कर लीजिए। नहीं, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि देखें इस वक्त जो अदम एतमाद है हमारे सियासी रहनुमाओं के दरमियान, हमने पिछले 3 साल या 10 महीने जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, आपने पाकिस्तान के शहर करिया हर जगह पे PDM के जलसे जुलूस देखे, मौलाना साहब के धरने देखे। उनकी एक ही डिमांड थी। क्या डिमांड थी? कि जो मौजूदा जो असम्बलियाँ हैं वो जो है रिग्ड इलेक्शन के जरिए मार्ज वजूद में आए, लिहाजा इनकी कानूनी हैसियत नहीं है। अब इन्होंने अपने जो गोल पोस्ट है दोनों तरफ ने चेंज कर लिए हैं। सबने चेंज कर लिए हैं, वो सबने चेंज कर लिए। आप ये देखें कि खान साहब पहले इनके साथ बैठे हुए थे और क्योंकि जब उनकी हुकूमत थी, फिर जब वो हुकूमत से गए तो उन्होंने कहा कि अब मैंने चोरों के साथ नहीं बैठना, तो ऑपोजिशन में बैठते हुए वो नुक्ता नज़र चेंज हो गया। दूसरा ये है कि हमने एक रिवायत थोड़ी सी देखी है खावर भाई के, जब कोई फैसला आपके हक में आता है या कहीं से बयान आपके हक में आता है तो फिर आप कह देते हैं कि हाँ जी ये गैर मुतनाज़े नहीं है। ये तमाम सियासतदानों का यही वतीरा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट हक में फैसला करेगी, कहेंगे जी वाह वाह, नहीं करेगी तो फिर उसके ऊपर बयानबाजियां शुरू हो जाती हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट को मुतनाज़े बना देते हैं, फिर ऐसी बातें की जाती हैं कि इंसान ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बल्कि अहम इदारों को मुतनाज़े बना दिया जाता है। बहुत शुक्रिया जी, खावर घूमना हमारे साथ मौजूद है। देखें सफ़र कौन करता है? मैं, खावर, हम जैसे लोग और जो हमारी आवाम है, हम लोग सफ़र करते हैं। क्योंकि देखें एक चीज़ आप ये देख लें कि खावर घुमन एक बात बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि भाई फ्रेश इलेक्शन होने चाहिए। मरियम नवाज ने भी आके कहा कि फ्रेश इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन भाई वो करवाएगा कौन? अब ये मामला आपकी अना पे तो मुल्क नहीं चल सकता। मेरी बात सुने, जब आप मुझे ये बताएं सती साहब, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी और उनसे बार-बार सेंसस के हवाले से भी कहा जा रहा था, तो सेंसस क्यों नहीं हुआ अभी तक? सेंसस होने चाहिए थे। What were you waiting for? बल्कि ईवीएम्स के ऊपर ज्यादा बात हो रही थी, सेंसस के ऊपर कम हो रही थी। मुझे आप ये बताएं, सेंसस अगर आप करवाएंगे उस पर कितना टाइम लगेगा? अच्छा खासा टाइम लगता है, 6 to 7 months। बल्कि टोटल ये सारा इलेक्टोरल रिफॉर्म्स और इसके हवाले से उस वक्त कहा गया था कि भाई ये 18 महीने रह गए, वी रिमेंबर, इवन यू वर नॉट प्रिपेयर फॉर द इलेक्शंस। सो आपको चाहिए था वो करके जाते, और फिर क्या होता है जी, आप में हम सब आवाम जो है ना, हम बड़ा पिसते हैं बस, और आवाम अब भी पिस रहे हैं क्योंकि अगर देखा जाए तो पंजाब में नून लीग की हुकूमत, मरकज में नून लीग की मखलूत हुकूमत, खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत, और अगर हम सिंध की बात करें तो वहाँ पीपल्स पार्टी की, और बलूचिस्तान का तो सबको पता ही है। तो पिस कौन रहा है? आवाम। ब्रेक लेते हैं। जी तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि महंगाई ने हर चीज़ को, हर शय को अपने लपेट में ले लिया है। वहाँ पर बच्चों की किताबें भी, बच्चों की कॉपीज़ भी इससे महफूज नहीं रही, और हम देख रहे हैं कि जैसे एक एक चीज़ महंगी हो रही है, वैसे ये जो कागज़ जिसको हमारे सामने पड़ा हुआ है, जो 1 किलो ये 100 रुपये का आ जाता था, अब ये 1 किलो 300 से भी ज़ायद रुपए में जो है वो दस्तयाब है। आप खुद सोचें कि इतनी अब शॉर्टेज होगी पेपर की कि बुक्स जो हैं वो नहीं, उनकी छपाई नहीं हो रही, और बच्चे बड़े परेशान हो रहे हैं कि उनकी तो तालीम का बहुत ज़्यादा हर्ज होगा इससे। बिल्कुल, ये बड़े मसले मसाइल हैं, और अक्सर पहले भी हम ये देखते थे कि जो अफोर्ड नहीं कर पाते थे वालिदैन, तो उनके पास तरीक़ेकार वाहिद ये रह जाता था कि वो कहीं से ओल्ड बुक्स ले लें कुछ इस तरीके से, लेकिन फिर उसके अंदर ये होता है कि आपका पूरा
कोर्स चेंज कर दिया जाता है, उसमें रद्द-बदल कर दिया जाता है। तो इस पर ज़रा बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सदर टेक्स्ट बुक पब्लिशर एसोसिएशन फवाद नियाज़ साहब। तो फवाद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ये जो सिलसिला है, इसके असरात जो है वो हम देख रहे हैं कि काफ़ी पड़ना शुरू हो गए हैं। किस वजह से कीमतों में इजाफा हो रहा है? ज़ाहिर है कि कागज़ की और ओवर, वैसे तो इंटरनेशनल मार्केट का भी एक एस्पेक्ट मौजूद है कि उसकी वजह से काफ़ी रेट बढ़ गए। आपके पास क्या रीज़न हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्चुअली जो पेपर मिल्स हैं पाकिस्तान के अंदर, इन लोगों ने कुछ 4-5 मिल्स हैं जो कि इस कम्युनिटी की अशराफिया है, इन्होंने कार्टलाइजेशन की हुई है। पाकिस्तान के पास कैपेसिटी है जो मिल्स हैं कि 132, मतलब पाकिस्तान की कंजम्पशन अगर 100 है तो 132% ये ज़्यादा पेपर बना सकते हैं। अच्छा। लेकिन ये डेलिबरेटली पेपर, जी, और लेकिन डेलिबरेटली पेपर की कंजम्पशन प्रोडक्शन कम करते हैं ताकि इनको प्राइसेस ज़्यादा मिलें। ये कुछ 4-5 के करीब यहाँ पर मिल्स हैं जो एक कार्टल बनाकर बैठी हुई हैं। हमारे पास, हमारे मुल्क में जिस तरीके से महंगाई हो रही है, जिस तरह से हम लोग जिस अभी जगह पे जा रहे हैं, अगर इसी तरह से चलता रहा और किताब ऐसे महंगी होती रही तो बिलीव मी यू विल सी कि आपको हमारे बच्चे स्कूल जाते हुए नज़र नहीं आएंगे, ये पान सिगरेट की दुकान पे, चाय के होटलों पे काम करते नजर आएंगे। हमारे लोग जो अशराफिया है, ये जो कैपिटलिस्ट हैं इस मुल्क के अंदर, ये आम आदमी को, आम बच्चों को ये मुर्गी खाने के चक्कर में है। ये कभी भी किसी भी तरह से हम लोगों को चैन से नहीं रहने देते हैं। हमारे पेपर प्राइसेस की मैं आपको हमारी मार्केट की आपको बात बता दूं, अगर हम कंपैरिजन करते हैं इंडियन प्राइसेस से, मेरा मतलब ये है कि हम ये थोड़ा थोड़ा कमाने की बजाय ये एकदम सारा खाना चाहते हैं। अच्छा। कि बिल्कुल खा ही जाए पूरे के पूरे ट्रेड को। ओके, ठीक है, आगे अगर मैं आपको थोड़ा सा एनालिसिस एक दूं अगर, जी। तो जो देखें, पल्प जो है वो एक इंटरनेशनल प्रोडक्ट है जो इंटरनेशनली अवेलेबल होती है। इसी तरह से टॉनेज भी जो वही इंडिया भी खरीदता है, हमारा मुल्क भी वो इंटरनेशनल मार्केट से लेता है। अब जिस कागज़ की कीमत इंडिया में 40 रुपये है, जो कि बहुत हल्का कागज़ कंसिडर होता है, जो कि जो इंडिया में 40 रुपये है तो 2.67 रुपीज़ का उनका रुपी है। अगर उसका कंपैरिजन किया जाए तो वो पेपर वो इंडियन प्राइस उसकी है 105 रुपये पाक रुपीज़ के मुताबिक, और पाकिस्तान में जो उसकी प्राइस है जो यहाँ पे बनता है उसकी 180 रुपये कीमत है। और जो थोड़ा सा बेहतर कागज़ है जिसमें को 15% पल्प यूज़ होता है, नॉर्मली ये एग्रीकल्चर वेस्ट से पेपर बनाते हैं, जो थोड़ा सा बेहतर पेपर है, उसकी प्राइस इंडिया में इस वक्त 105 रुपये है पाक रुपये के मुताबिक, और पाकिस्तान में उसकी कीमत 180 रुपये है। अच्छा। अब आ जाता है इसके बाद जो सबसे अच्छा पेपर है जो यहाँ पर प्रोड्यूस होता है, जिसके अंदर टेक्स्ट बुक्स प्रिंट होती हैं, बच्चों के स्कूलों की किताबें, ये कॉपीज़ बनती हैं, उसकी कीमत इंडिया में इस वक्त 225 रुपये है पाक रुपीज़ के मुताबिक, और पाकिस्तान में हम 370 रुपये का वो सेल कर रहे हैं, यहाँ पर मिल रहा है। ये क्यों इतना डिफरेंस? अगर ये जो गैप है, ये गैप की बड़ी वजह, सॉरी, इस डिफरेंस के गैप की वजह पूछना चाह रही थी। आई एम सॉरी फवाज, इसी गैप की और डिफरेंस की वजह पूछना चाह रही थी। जी, मैं वही आपको बता दूं। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर एक्चुअली जो हमारा कंपटीशन कमीशन है पाकिस्तान का, जो यहाँ पर रेगुलेटर्स हैं वो रेगुलेट नहीं कर रहे हैं। अगर आप इन मिल्स की ये देखें कि इनकी, अगर आप गवर्नमेंट की इनवॉइस निकालें, जिस इनवॉइस पे ये सेल्स टैक्स देते हैं अपना, तो वो आपको उसकी प्राइस मिलेगी आपको 200 रुपये, 225 रुपये या 140 रुपये। जो गैप है और जो मार्केट में सेल होता है 225 वाला कागज़ 370 रुपये में ये सेल हो रहा है। अब आप देखें जो 150 रुपये का गैप है, ये है कार्टलाइजेशन। और ये जो गैप है, ये बेसिकली बुनियाद है कि यहाँ पर पूछने वाला कोई नहीं है। अगर ये कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपना प्रॉपर काम कर रहा हो तो ये जो मोनोपोलाइजेशन है, जो कार्टलाइजेशन है, इसको वो रोक सकते। सेकेंडली, एक मैं गुजारिश करूँगा अपनी गवर्नमेंट से कि इनके ऊपर एक रेगुलेटर्स इनको रेगुलेट करना शुरू करें। अगर आप इनको रेगुलेट करेंगे तो आप देखेंगे कि अल्टीमेटली ये प्राइसेस जो हैं ये कम से कम 40% तक नीचे आ जाएंगी। जिसमें सिर्फ ये है कि ये उसको एक अनहोली किस्म का अलायंस इन लोगों ने अपना बनाया हुआ है और मिल के खाते हैं। आप देख लें जिस तरीके से और दूसरे ट्रेड्स में मामलात हैं, ऑन है, इस तरह की जो बीमारियां इस मुल्क में, पूरी दुनिया में इन चीज़ों की मिसाल नहीं मिलती है।
सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। फवाज हमारे साथ मौजूद थे कि रेगुलेट करने की शदीद ज़रूरत है इन तमाम तो चीज़ों को, वरना ऐसा ना हो कि जो किताबें हैं ये हमारे बच्चों की पहुंच से दूर हो जाएं। बहुत शुक्रिया जी। फवाज नियाज हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटी सी ब्रेक ले रहे, हमारे साथ रहिएगा। जी जनाब, तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सती, क्योंकि आप देख रहे हैं गर्मियों की छुट्टियां हैं और फिर गर्मियों की छुट्टियों में लोगों को मिल गया है मौका कि लोग जाएं जी नारायण कागान का रुख करें। वजाहत करें, क्या मतलब? बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां। बिल्कुल जी, बच्चों की गर्मियों की, जैसे हमारी छुट्टियां हैं। हाँ वैसे हमारी तो नहीं, लेकिन बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां हैं तो बच्चों ने माँ बाप से कहा कि चले भी चलें, चलते नॉर्दर्न एरियाज में, चले गए नॉर्दर्न एरियाज, नारायण चले गए जी। इतनी खूबसूरत जन्नत नज़ीर वादी में, जहाँ देखिए उनको खुश होना चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, हम तो लोगों को बताएंगे हम यहाँ पे आए थे, हम तो अपनी चीज़ें यहाँ पे छोड़ेंगे, हम तो अपनी बाकियात यहाँ पे छोड़ के जाएंगे। बिल्कुल वैसा बिल्कुल ये है कि वो क्या कहते हैं उसको, सारा कचरा वहाँ पे जी रजिस्टर्ड, जिथे भी जानते हो गंद पा के आ जाते हो पाकिस्तानी। जरा सी तो आप भाई थोड़ा होश के नाखून लेंगे। कुछ लोग, स्पेसिफिकली कुछ लोगों के बारे में कह रही हूँ, क्या किया जन्नत नज़ीर वादी के साथ, ताहिर शहजाद बता रहे हैं हमें। झीलों, आबशारों और दिलकश नज़ारों की वजह से सियाती मकाम नारां को एक मुनफरिद मुकाम हासिल है। हर साल बड़ी तादाद में मुल्की और गैर मुल्की सियाह सीजन में यहाँ का रुख करते हैं, ताहम जगह जगह गलाजत के डेरों और गंदे नालों ने वादी के हुस्न को तबाही की तरफ धकेलना शुरू कर दिया है। गलाजत के डेरों ने न सिर्फ फ़िज़ाई आलूदगी में इजाफा कर दिया है, बल्कि दरिया कुनार के शफाफ पानी को भी जहर आलूद किया जा रहा है, जिससे नायाब मछली ट्राउट की ज़िंदगी को भी शदीद खतरा लाहक हो गया है, जिस पर यहाँ आने वाले सियाहों और मुकामी अफराद ने जिम्मेदार अदारों की कारकर्दगी पर सवाल उठाना शुरू कर दिए हैं। केबिन्स हैं या जितने खाने की चीज़ें हैं सारी, वो सारा गंद जो है वो जिस तरह से फैल रहा है वहाँ पे और बढ़ता चला जा रहा है, हर जगह का यही है, आप खुद देखिए। वादी नारां के कुदरती हुस्न को तहफ़्फ़ुज़ देने और सियाहत को फ़रोग़ के लिए सूबाई हुकूमत की जानिब से जिम्मेदार अदारों को मुतहर्रिक करना होगा। ताहिर शहजाद, तनोली, एयरवाई न्यूज़, वादी नारां, मानसेरा। ओके जी, तो आपने देख लिया कि किस तरीके से माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ताला जो है नज़र बद से बचाए, इतने सैकड़ों किलोमीटर दूर सफ़र करके जाते हैं, ना यहाँ पर अपने घर के बाहर किसी चीज़ को साफ़ रखा, ना वहाँ पर जाकर कुछ साफ़ रखा। क्या मैसेज जाता होगा उन मुकामी लोगों को? पता तो चलता होगा ना कि आप लोग कहाँ से आए हैं, क्या पैगाम दे रहे हैं। काली थैलियां ना बड़े सस्ते मिल जाती हैं, ले लिया करें भी, बिन बैग से साथ ले जाया करें। आप क्या आपको कोई फेंकने की जगह नहीं मिल रही तो अपना गंद एटलीस्ट आप खुद तो उठा सकते हैं ना, उसको साथ ले जाके किसी भी जो आपको मुतालिका शख्स या महकमा नजर आए, महकमे के दफ्तर के बाहर रखें। लेकिन ये नहीं कि जगह जगह जाके फेंके, दोबारा भी जाना होता है इंसान को वहाँ पर। बिल्कुल आप देखें, और ये जो कचरा है, मतलब दुनिया जहान में अब हमने देखा है कि किस तरीके से कचरे को ठिकाने भी लगाया जाता है। लोगों को भी अंदाजा है, उनको पता है कि हमने अपना शहर, अपनी जगह, अपना घर, अपना गंदा नहीं करना, क्योंकि ये एक एक चीज जो है ना, ये यहाँ पर भाई दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक तो कचरे से बिजली भी पैदा कर रहे हैं। तो भाई ये हम मिसाल दे रहे हैं आपको डेनमार्क की, जो उन मुल्कों में से है जो कि जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इसी हवाले से कर रहे हैं। और हमें कौन बता रहा है? नज़ीर। बिल्कुल देखिए, मैं इस वक्त कोपनहेगन में उस मकाम पर मौजूद हूँ जहाँ जिस तरह हमारे शहर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के ज़रिए कचरे को पहले उठाया जाता है, उसके बाद उसे ठिकाने लगाने का अमल मुकम्मल किया जाता है, लेकिन यहाँ जितना भी कचरा होता है वो यहाँ पर जलाया जाता है और इसके ज़रिए न सिर्फ ये तवानाई पैदा करते हैं, बल्कि जितने भी कोपनहेगन में घरों में जो हीटिंग सिस्टम है वो इसी के ज़रिए पहुँचाया जाता है और यहाँ पर जो एनर्जी सिस्टम है उसका हर तरीके से फ़ायदा उठाया जाता है। यहाँ पर पूरी दुनिया से लोग आते हैं, सयाह आते हैं, तफरीह करते हैं। हेमा बाग इस जगह का नाम है, जो न सिर्फ मुख्तलिफ कामों में इस जगह को इस्तेमाल किया जा रहा है, बल्कि लोग यहाँ सैर व तफरीह के लिए भी आते हैं और ऊपर रेस्टोरेंट भी है जहाँ लोग आकर टाइम पास करते हैं, जहाँ से कोपनहेगन का एक बड़ा हिस्सा इस जगह की टॉप से देखे जा सकते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 40 मंजिल से ज़्यादा ऊंचाई है इसकी। यहाँ आप देख सकते हैं कि टूरिस्ट की बड़ी तादाद है जो मुख्तलिफ जगहों से न सिर्फ आते हैं बल्कि कोपनहेगन डेनमार्क से भी आते हैं और मुख्तलिफ यूरोपियन कंट्रीज से भी आते हैं। और इसके अलावा जो माशरे के आम मसाइल हैं उनके लिए कभी भी किसी भी शहरी को, जो यहाँ का सिटीजन है, उसको भागना नहीं पड़ता, हर सहूलत उसको मुयसर होती है, लेकिन उसके बदले में उसको गवर्नमेंट से ताउन करना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है, जो कानून है उस पर अमल दरामद करना पड़ता है। उसका बदला आप ही को मिलता है और आपकी अगली नस्लों को फ़ायदा पहुँचता है। चलें जी, आपने देख लिया कि क्या ज़बरदस्त भाई सेटअप है, लेकिन वो कहते हैं ताली दोनों हाथ से बजती है। हाँ। यानी कि कचरा उठाने के लिए लोग वहाँ पर तैयार हैं, वहाँ के इदारे उनको सपोर्ट करते हैं, और जब सफाई सुथराई होती है तो किसी का दिल भी नहीं चाहता कि वहाँ पर दोबारा कचरा फेंके। तो ये एक चक्कर है, वरना यहाँ पर एक थैली पड़ी हुई है तो उसके बाद सारे हिस्सा डालते रहेंगे। डस्टबिन नहीं मिलते आपको पब्लिक प्लेसेस पे। बिल्कुल सही बात करें। अच्छा खैर जी, कल था 19 जून और आपको पता है कि हर जून के तीसरे
संडे को मनाया जाता है फादर्स डे। वैसे तो फादर्स डे 365 डे होता है पूरे साल में, लेकिन अगर एक दिन आपको स्पेसिफिक मिल ही जाए कि आप उनके लिए कोई बहुत ज़बरदस्त सा प्लान कुछ कर लें, तो इसमें कबाहत क्या है? इसमें कोई कबाहत नहीं है। और आपको पता है लोग जो हैं वो माओ से तो मोहब्बत का इजहार बहुत बार करते हैं, लेकिन बाप से, अपने फादर से, अपने डैड से मोहब्बत का इजहार करते हुए थोड़ा बहुत झिझक खाते शायद हैं, ऐसा है कि हया खा लेते, शर्म आ जाती है। या ऐसा है कि मतलब बाप की स्ट्रगल का इतना पता नहीं चलता कि जितना वो चीज़ें फेस करता है। बहुत सारी जगहों पे अम्मा ने ना बाप को घर में हिटलर बनाया होता है कि तुम बताओगे तुम्हारे बाप को, बताओगे तुम्हारे बाप को। तो बच्चा जो है ना वो कहीं ना कहीं बाप से डरता भी है, लेकिन बहुत सारी जगहों पे बच्चे शर्माते भी बाप को बताने में कि वो उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं। तो हम लोगों से थोड़ी बात की इस दिन के हवाले से, लोगों का क्या कहना है, उनके क्या मैसेजेस अपने फादर्स के हवाले से आपके साथ शेयर करते हैं। हमें अपने वालिदैन से बहुत प्यार करना चाहिए, ठीक है। हमारे वालिदैन हैं जिसने हमें इस काबिल बनाया कि हम यहाँ तक पहुँच सके, हम अपना नाम लिखने के काबिल हो सके। अपने वालिद साहब से बहुत मोहब्बत करता हूँ, वो मेरे लिए दिन रात मेहनत करते हैं। तो मैं पढ़ रहा हूँ, फर्स्ट ईयर में हूँ, तो मेरे वालिद साहब नहीं पढ़े, वो मुझे पढ़ा रहे हैं आगे। अगर आपका वालिद ज़िंदा है तो उसकी कदर कर लो, इज़्ज़त कर लो, क्योंकि वालिद जो है ना सूरज की तरह होता है। अगर सूरज जब तक रहता है गर्म तो होता है लेकिन उजाला रखता है, लेकिन जब वालिद वफात पा जाता है तो अंधेरा ही छा जाता है। पापा बहुत अच्छे हैं, मेरे लिए बहुत करते हैं, वो मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। मेरे अब्बू बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार करता हूँ उनसे। फादर का तो कोई डे ही नहीं होते, हर डे हमारे पेरेंट्स होते हैं हमारा। मेरे बाबा बहुत सपोर्टिव हैं और मुझे हर बात में सपोर्ट करते हैं। वालिद के बगैर घर का निज़ाम नहीं चल सकता। बच्चों के सर पे उनकी तरबियत करने में माँ के साथ जितना माँ का हिस्सा है उतना बाप का भी होता है। माँ जन्नत है तो बाप दरवाज़ा है, ये दरवाज़ा खुलेगा तो आप माँ के पास जाओगे। चले जी अबू, हैप्पी फादर्स डे वंस अगेन। बिल्कुल जी, और मेरी तरफ से एक भी, आपको हाँ, और मेरे दिन अब्बा था, भी देखते हैं, हाँ, अंकल को भी मतलब हैप्पी फादर्स डे अब्बू। और हमारे ऑफिस में भी जाहिर है जहाँ जहाँ लोग हमें देख रहे हैं और वो फादर्स हमें जो देख रहे हैं जो कि अपनी ख्वाहिशात, अपना पेट काट के अपने बच्चे के हर ख्वाब पूरा करने की दूसरा एक और चीज़ है मदिया, एक और चीज़ भी है कि जो मतलब आपके वालिदैन बूढ़े भी हो जाएं, आपके वालिद बूढ़े भी हो जाएं, लेकिन वो जिस तरह का सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करते हैं, यानी कि उनका देखना, उनका हाल पूछना, उनका आपसे मजाक करना, उनका आपसे गुफ्तगू करना, अपनी स्टोरीज बयान करना, अपने हालात ज़िंदगी के किन किन चीज़ों से गुजर के वो आए हैं, आपको दोस्त समझना, दैट मीन्स अ लॉट। और मुझे ये कन्वर्सेशन सबसे ज़्यादा अपील करती है, बहुत मज़ा आता है। क्योंकि देखिए वो एक अच्छा टाइम जो था ना, उसमें उन्होंने मेहनत करने में, हमारे लिए मेहनत करने में गुजार दी। फिर वो जब एज करना शुरू होते हैं और जब वो एल्डरली एज को पहुंचते फिर हमें होता है कि वो हो, और ये हमारी खुशनसीबी है अगर कि वो हमारे साथ हैं। हाँ, अल्लाह पाक फील वेरी लकी हमारे सरों पे हमारे बाप का साया सलामत रखे। अच्छा, एक अहम तरीन खबर आपके साथ शेयर करते चलें और अफसोसनाक वाक़या पेश आया है कोयटा में, जहाँ पे सरियाब रोड पर नामालूम अफराद की गाड़ी पर फायरिंग हुई है, जिससे नायब तहसीलदार जाम बहक हो गया है। पुलिस के मुताबिक दो बंदी कला अब्दुल्ला के नायब तहसीलदार अब्दुल सत्तार साथी के हमरा जा रहे थे। फायरिंग से अब्दुल सत्तार का साथी मुहर्रर गुलाम सरवर महफूज रहा। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद आएंगे। जी जनाब, तो बाखबर सवेरा में एक बार फिर से आपका खैर मकदम है। पाकिस्तान का म्यारी वक्त है 10:05। एक बार फिर से हम आपके आमने सामने हैं और जिन लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया तो उनके ऊपर जुर्माना। आपने आज चाय पूरे दिन में सिर्फ एक कप पीनी है, ठीक है? अब आप हमें चाय भेजें। चाय भेजें हमें। हाँ, कीनिया के बागात से आई है एक सौगात। कीनिया के बागात ही हाँ, कीनिया से भी, श्रीलंका से भी आ रही होती है। हम क्यों नहीं पत्ती उगाते? मतलब पड़ोसी मुल्क अगर भारत उगा सकता है तो हमारे साथ क्या मसला है? वाई दसो सनू, जब हमारी कंजम्पशन दुनिया में सबसे ज़्यादा है, इंपोर्ट सबसे ज़्यादा हम करते हैं। मतलब हो सकता है कि पेट्रोल और ये जो ऑयल के बाद सबसे ज़्यादा इंपोर्ट बिल हमारा इसमें हो, तो फिर क्यों नहीं पैदा करते यहाँ पर? सोचें ज़रा। खैर, हम गंदम से इसे पैदा नहीं कर पा रहे, पत्ती कहाँ से पैदा करें? ओह, यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो खैर जी, बहुत सारे गम हैं, अब किस गम को हम यहाँ पे रोएं? तो पहले ज़रा टॉप स्टोरीज आपके साथ शेयर कर लेते हैं, उसके बाद कुछ नॉर्मल बातें हैं और कुछ बड़ी ज़बरदस्त खबरें आपके साथ शेयर करने के लिए। अमरीकी खातून के इलाज के लिए पाकिस्तान का इंतखाब। जिगर के आर्जी की शिकार गैर मुल्की खातून ने गंबिट इंस्टीट्यूट में अपना इलाज करवाया। पाकिस्तानी अवाम की मेहमान नवाजी और पुरअमन माहौल की तारीफ। इंसानों के इलाज के लिए तो हर कोई फिक्रमंद रहता है, लेकिन बेजुबान बीमार जानवरों का इलाज करवाना एक बड़ी खिदमत है।
बहावलपुर में अपनी मदद आपके तहत जानवरों के इलाज के लिए रेस्क्यू ग्रुप मुतहर्रिक। दुनिया में जारी जंगें, लड़ाइयाँ और दीगर मसाइल के बायस दूसरे मुल्क जाने वालों का आज दिन मनाया जा रहा है। मकसद इज़हार यकजहती है। दुनिया भर में पनाह गज़ीनों की तादाद 8.5 करोड़ तक पहुंच चुकी है। और बाजारों में फलों के बादशाह का राज, मौसम गर्मा की सौगात, रसीले आम ठेलों पर सज गए। अनवर रटोल, सफ़ेद चौंसा, सिंधड़ी और लंगड़ा सबकी पसंद। जायका ऐसा है कि खाते वक्त हाथ रोकना मुश्किल। अच्छा जी, तो अब ज़रा तस्करा कर लेते हैं कि ईद कुर्बान की है आमद और ऐसे में मवेशी मंडियां सजना शुरू हो गई हैं, अरेंजमेंट्स होना शुरू हो गए हैं और बड़ी तादाद में जानवर आना शुरू हो गए हैं। तरह तरह के खूबसूरत और निहायत महंगे जानवर आपको दिखाई देंगे। मैं तो हिसाब किताब ही लगा रहा होता हूँ कि गोश्त के निर्ख ये हैं तो जानवर के निर्ख क्या होंगे। बिल्कुल ही, जानवर आपको कह रहे थे टच पेट्रोल के निर्ख ये हैं तो लाने वाली गाड़ी के निर्ख क्या होंगे। तो ये सोच सोच के हैरान परेशान वाली सारी बात हो गई है कि काफ़ी ज़्यादा सूरत हाल तो अजीब होगी। लेकिन साथ में हम ये भी देख रहे हैं कि भी एक क्लिम्सी स्किन की डिजीज़ आई हुई थी मवेशियों में। सो क्या इससे इनकी कीमतों पे कोई असर भी पड़ रहा है या नहीं, और सूरत हाल क्या है मवेशी मंडियों की जान लेते हैं। और चाय दानेदार तो लोग पी सकते हैं, लेकिन जानवर दानेदार क्या लेके कुर्बान करेंगे। डोंट से दिस। अच्छा जी, तो जान लेते हैं कि मुल्तान में और कराची में क्या सूरत हाल है। आज स्पेसिफिकली इन दो शहरों के वाले से बात करेंगे। मुल्तान में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मिर्ज़ा अहमद अली, और दूसरी जानिब कराची से हमें ज्वाइन करेंगे एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी से अनवर खान। उनसे भी जानेंगे कि एग्जैक्टली सिचुएशन क्या देख रहे हैं। पहले तो आप बताइएगा अहमद कि क्या सिचुएशन आप देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से पूरे पाकिस्तान में और इनफैक्ट हमने देखा कि हमारे हमसाय मुल्क में भी एक क्लिम्सी स्किन की जो डिजीज़ आई हुई है मवेशियों में, तो उससे जानवर बड़े मुतासर हुए हैं तो उनकी कीमतें बड़ी मुतासर हुई हैं। पंजाब में आप ज़्यादा ऐसा मसला तो नहीं देख रहे? जी बिल्कुल, इस वक्त हम जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी मवेशी मंडी सामूराना मवेशी मंडी में मौजूद हैं। बात की जाए जानवरों की स्किन बीमारी की, तो आपको बता चलूँ कि सिंध के बाद जो है जनूबी पंजाब में भी जानवरों की जो बीमारी है ये तशवीशनाक सूरत हाल जो है इख्तियार कर रही है। इस वक्त जो आपको बता चलूँ कि मंडी में जो है जानवरों की आमद बहुत कम है, कुछ ज़्यादा यहाँ पर जानवर नहीं देखे जा रहे हैं, जबकि रेट जो है जानवरों के वो बहुत ज़्यादा हाई हैं। महकमा लाइफ स्टॉक के मुताबिक जो है उन्होंने इस बीमारी से निपटने के लिए जो है हंगामी तौर पर जो है टीमें तश्कील दे दी हैं, जो डेली के बुनियाद पे जो है सर्वे किए जा रहे हैं और उसकी डेली रिपोर्ट जमा कराई जाती है। अब तक जो है ज़राए आदाद शुमार के मुताबिक जो है जनूबी पंजाब के 3 डिवीज़न में बहावलपुर डिवीज़न, मुल्तान डिवीज़न और डीजी खान डिवीज़न में 5800 से ज़ायद केसेस जो हैं इस बीमारी के रिपोर्ट हो चुके हैं, जिसमें बहावलपुर डिवीज़न में 2000 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, मुल्तान डिवीज़न में 1660 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि डीजी खान में जो है 1500 से ज़ायद केसेस जो हैं। अब इतने ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं, तो ज़्यादातर जो हम कराची में भी मवेशी मंडी जो यहाँ पे सजती है, जो यहाँ पे अच्छा बड़ा तगड़ा जानवर आता है, वो तो आता ही सारा जनूबी पंजाब से है। जी बिल्कुल, जनूबी पंजाब से जो है कराची और दीगर बड़ी मंडियों में जो है जानवर ले जाए जाते हैं, लेकिन इस दफ़ा जो है जानवर ख़रीदार जो है यहाँ पर मौजूद ही नहीं है, जबकि व्यापारी हजरात यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ जितने भी जानवरों के फार्म्स हैं वो तमाम मालकान जो हैं इस बीमारी की वजह से परेशान है। महकमा लाइफ स्टॉक के मुताबिक अब तक जो है मुल्तान डिवीज़न में 2 लाख से ज़ायद जानवरों की 2,07,549 जानवरों की जो है वैक्सीनेशन की गई है, जबकि 1650 जानवर जो है वो उनके पास इस बीमारी से मुतासिर रिपोर्ट हुए थे। इसमें से 1115 जानवरों को रिकवर कर लिया गया है, जबकि 540 जानवर जो हैं वो अभी भी ज़ेर इलाज हैं। आपको बताते चलूँ कि इस बीमारी के आने की वजह से जहाँ पर फार्मर परेशान है, जो जानवरों को पालते हैं वो परेशान है, उसके साथ जो ख़रीदार हैं वो भी परेशान है। यहाँ पे जो बहुत सारे फार्म हैं इर्द गिर्द मवेशी मंडी के, जिनका काम ही जानवर पालना है, उनके तकरीबन यहाँ पर सैकड़ों जानवर जो हैं इस बीमारी की वजह से जो है जाबाक हो चुके हैं। उनका ये कहना है कि हुकूमत की तरफ से प्रॉपर जो यहाँ पर इंतजाम अभी नज़र नहीं आ रहे। चलें जी, हमारे साथ अनवर खान भी मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि भाई जनूबी पंजाब में ये सिचुएशन है, मुल्तान की साइड पर अगर ये सूरत हाल है, तो कराची जहाँ पर जानवर वहाँ से आते हैं मोस्टली, तो वहाँ पर क्या हो रहा है। तो अनवर भाई बताइएगा ज़रा कि ये एक तो चक्कर ये है कि मतलब एक डिज़ीज़ है तो वो अपना कोर्स पूरा करती है, प्लस ना सिर्फ ये कि मॉस्किटोज़, टिक्स या फ्लाइज़ के ज़रिए ये होती है, बल्कि उसके साथ साथ ये होता है कि इवन फीडिंग के दौरान भी ये हो सकती है, अगर वो सही तरीके से कंटेमिनेटेड हो और ख़याल ना रखा जाए उसका। तो एक दफ़ा हो जाए किसी एरिया में तो फिर फैलना से रोकना उसको बहुत मुश्किल होता है। तो वहाँ पर आप कराची की मवेशी मंडी में क्या सिचुएशन देख रहे हैं लंपी डिजीज़ की?
जी देखिए, अगर हम एशिया की सुपर हाईवे में वाक़ई सबसे बड़ी मवेशी मंडी की बात करेंगे तो यहाँ जो प्रोटोकॉल है, लाइव स्टॉक का अमला है, वेटनरी डॉक्टर हैं, यहाँ पर एक मार्शलिंग एरिया है जो कि मवेशी मंडी में दाखिल होने से कमोबेश 2 से 3 किलोमीटर के फासले के ऊपर है, जहाँ पे बेखुसूस अंदरूनी पंजाब और पंजाब से आने वाले जानवरों की जो है चेकिंग की जाती है। अब तक 27 मई से लेके आज की तारीख तक 9 ट्रॉलर ऐसे थे कि जिसके अंदर हर ट्रॉलर के अंदर एक जानवर के अंदर लिम्पी डिजीज़ पाई गई। अच्छा। तो वो तमाम के तमाम जानवर जो ट्रॉलर जो है वो वापस कर दिए गए, उनको वापस आने की, मंडी में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी गई। ये एक SOP बना दी गई है। अब तक लाए जाने वाले जानवर, उनकी तादाद कमोबेश 65,000 से ज़ायद और गुज़श्ता साल के मुकाबले में यहाँ भी आने वाले जानवरों की तादाद कम है। तो अब तक मंडी में जितने भी जानवर लाए गए वो तमाम के तमाम वैक्सीनेटेड हैं, और इस तरह जो भी किसी भी ट्रॉलर के अंदर शुबा होता है उस ट्रॉलर को मार्शिंग पॉइंट से दूर निकाल दिया जाता है, उसको मंडी दाखिल होने की इजाज़त दी जाती, और जिस इलाकों से जानवर आते हैं उनको वापस कर दिया जाता है। और इसके साथ साथ यहाँ पे SOP का ज़्यादा अमल दरामद किया जा रहा है। तो अब तक इस मवेशी मंडी के अंदर कोई ऐसा लिम्पिक केसेस रिपोर्ट नहीं हुआ है कि अचानक किसी भी इलाके के कोई जानवर यहाँ पहुँच जाए, इसके दाखिल होने का कोई अच्छा चलिए, एक तो ये चक्कर हो गया ना, आपने कहा कि पहले से ही वो देख लेते हैं जानवर, और अगर कहीं से भी किसी एक जगह एक ट्रक में कोई एक जानवर भी होता है तो उसको वापस भिजवा देते हैं। लेकिन दूसरा चीज़ है कि ये जो मच्छर हैं या फिर मक्खियाँ हैं या कोई ऐसी चीज़ें, लेट्स से कि उन्होंने कहीं दूर अपना ठिकाना, जो जानवर मुतासरा जानवर है उनको रखा और वहाँ से वो उड़ के आके इन जानवरों को किसी तरीके से इफेक्ट करें, तो स्प्रेज वगैरह होते हैं यहाँ पर या नहीं? जी बिल्कुल, कमोबेश 4 से 5 मरतबा दिन के अंदर यहाँ पे स्प्रे किया जाता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे उस जानवर की जो कि लिम्पी डिजीज से मुताल्लिक होता है, कैसे होता है, वहाँ रुकने ही नहीं दिया जाता, उसको फौरी तौर पर वहीं से वापस कर दिया जाता है। स्प्रे की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं तो दिन में 3 से 4 मरतबा यहाँ पे स्प्रे का अमल मुकम्मल किया जाता है। जो एशिया की जो सबसे बड़ी मवेशी मंडी है, इसकी सूरत हाल ये है कि यहाँ पर इंतज़ामिया बहुत ज़्यादा फ़ाल है। कमोबेश 450 से ज़ायद यहाँ पर रज़ाकार है। उसके अलावा तकरीबन 850 से ज़ायद वो वर्कर है जो कि तमाम के तमाम सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे होते हैं, और वक्तन फ़वक्तन जो स्नैप चेकिंग का सिलसिला है वो भी जारी रहता है। तो इस तमाम तरह सूरत हाल को इंतहाई करीब से मॉनिटर किया जा रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पे लाइव स्टॉक की जाने से कैंप भी लगाए गए हैं, तो यहाँ सूरत हाल तसल्ली बख्श से कंट्रोल है, लेकिन कीमतें इंतहाई बुलंद तरीन सतह के ऊपर है और जानवरों की तादाद भी कम है। अच्छा, वरना मुझे तो लग रहा था कि हो सकता है कि इस लंपी डिजीज की वजह से जो हम हमेशा देखें कि जो बैर है, जो भैंस वाला जो आती है, गाय वगैरह आती है, इतनी महंगी आ रही होती है, तो हो सकता है इनकी प्राइसेस से मुतासर हुई हो। तो वैसे इससे पहले कि हम आप दोनों से इजाजत चाहें, मिर्जा मुझे आप बताइएगा कि क्या आप थोड़ा बहुत कीमतों में चेंज देख रहे हैं, लोगों के रुझान में फ़र्क देख रहे हैं इस बार? मौजूद हैं, ये वैक्सीनेटेड हैं, इनके जो है प्रॉपर यहाँ पर ख्याल रखा जा रहा है, लेकिन अभी तक जो है गाहक यहाँ पर मंडी में मौजूद नहीं है। जबकि रुझान जो है दीगर छोटे शहरों से यहाँ जानवर लाने का वो भी यहाँ पर कम है, क्योंकि महकमा लाइफ स्टॉक की जानिब से भी जो जानवर यहाँ पर पहले आते हैं उसको वैक्सीनेट किया जाता है और उनको प्रॉपर चेक होने के बाद जो है यहाँ मंडी में आने की इजाज़त दी जाती है। यहाँ जानवर हैं लेकिन बहुत कम है। रेट की बात की जाए तो रेट गुज़िश्ता साल की निस्बत जो है वो बहुत ज़्यादा है। छोटा जानवर हो या बड़ा जानवर, रेट जो है वो ज़्यादा है, जबकि गाहक यहाँ मौजूद नहीं है। इसी वजह से ग्राहक मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जी। मिर्ज़ा अहमद अली हमारे साथ मौजूद थे मुल्तान से, और अनवर खान हमारे साथ मौजूद थे कराची से। और मवेशी मंडी में सूरत हाल है उस हवाले से मैं आगाह कर रहे, तो ये बता रहे थे कि लोग नहीं है भाई, नहीं लोग नहीं है, और दूसरा ये है कि लोग हेजिटेंट नहीं है, और फिर साथ ही जो रेट्स होंगे वो अगर बड़े जानवरों के नहीं बढ़ेंगे तो छोटे के बढ़ जाएंगे। अच्छा जी, हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर जनरल लाइव स्टॉक सिंध डॉक्टर नज़ीर हुसैन कुल्होड़ो साहब, तो उनसे ज़रा बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला और हमारी गुफ्तगू भी आप सुनते रहे कि इस दौरान क्या होता रहा। अरेंजमेंट्स हमें बताया जा रहा है कि बड़े अच्छे इस बार किए गए हैं। जी बिल्कुल। तो कोई खुसूसी फोकस था कि भाई बचाना है इस दफ़ा जानवरों को? जी, इस दफ़ा अगर आप देखें तो पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा जो अब बेहतर पोजीशन में है वो सिंध गवर्नमेंट और सिंध जो है सूबा है, और जो कराची की मंडियां हैं वो सबसे बेस्ट अभी मंडियां परफॉर्म कर रही हैं। अगर उनमें बिके लेकिन जानवर साफ सुथरे हैं, जानवर साफ इन सेंस में, इस सेंस में कि जो हमारे इंतजाम आते हैं। और उसको मैं थोड़ी सी वजाहत देता चलूँ कि हमने जैसे ही ये डिजीज़ का आउटब्रेक या शुरू हुई नवंबर में, तो हमने इसको प्रॉपरली साइंटिफिक तरीके से लिया और इसको सीरियस लिया, और डेली बेसिस पे हमने इसको किया। पहले तो हमने सैंपल्स कलेक्ट किए, वो हमने फेडरल गवर्नमेंट को भेजे ताकि वो कंफर्मेशन करे और उसके बाद अनाउंस करे, क्योंकि ये फेडरल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट टुक फॉर 5 मंथ्स, लेकिन जैसे ही डिक्लेयर हुई उसके वेरी नेक्स्ट डे पे हमने एक स्ट्रेटेजी बनाई। हमारी 3 pronged स्ट्रेटेजी थी। एक स्ट्रेटेजी ये थी कि इमीडिएट हमारे पास वैक्सीन होनी चाहिए, क्योंकि दुनिया में ये इन्फेक्शन 100 साल से मौजूद है। तुर्की, रशिया, मुख्तलिफ जगहों पे वैक्सीन मौजूद थी। तो पहले तो ये था कि भाई इमीडिएट हम वैक्सीन मंगवाएं ताकि इसको रोकें। तो 9 मिलियन हमारे पास काउज है,
तो हमने 4 मिलियन वैक्सीन का इंपोर्ट का ऑर्डर दिया और हमने फेडरल गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया कि इमीडिएट हमें परमिशन दी जाए। 20-22 दिन लगे उनको परमिशन देने में, और जैसे ही और सिंध गवर्नमेंट ने विद इन 3 डेज सारे फंड्स अवेलेबल कर दिए। 22 दिन फेडरल गवर्नमेंट को लगे आपको इसमें परमिशन देने में? हाँ, ये 5 महीने लगे सिर्फ कंफर्मेशन में। तो इस वजह से जो भी इनिशियल लेवल पे जो डिले हुआ वो हमारी एंड पे नहीं था, वो ये था। लेकिन फिर भी हमने ये स्ट्रेटेजी बनाई कि 9 मिलियन में से 4 मिलियन हम काउज वैक्सीन करेंगे। हम 1 या 2 मिलियन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो सीरो कन्वर्टेड होता है, यानी डिजीज़ अगर जाहिर भी नहीं करता, जिससे कोरोना में काफ़ी लोग जाहिर नहीं करते, तो उनके अंदर में वायरस होगा तो इम्यूनिटी डेवलप कर लेंगे और कुछ जाहिर भी करेंगे तो 2 मिलियन। तो इस वजह से हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 70% पॉपुलेशन या वैक्सीनेटेड हो जाएगी या सीरो कन्वर्टेड हो जाएगी, तो हम हर्ड इम्यूनिटी ले आएंगे। और उसी ही पैटर्न को लेते हुए हम उसको आगे चले। जो अफेक्टेड थे उसके लिए हम 3 ट्रीटमेंट रिजीम बनाए कि भाई जो सीवियरली अफेक्टेड है उसके लिए ये है, जो लेस सीवियर है और जो कम में सीवियर है उसके लिए अफेक्टेड है। इसके अलावा जब तक वैक्सीन हमारे हाथ में आए, उसके अलावा हमने लोकल गवर्नमेंट के साथ जितनी एडमिनिस्ट्रेशन थी, खतूत भी लिखे, मीटिंग्स की और मैसिव स्प्रे करना शुरू कर दिया, क्योंकि हमें मॉस्किटो को मेजर यहाँ पे मॉस्किटो ही था जो स्प्रेड कर रहा था, उसको कंट्रोल करना था। ये सारी स्ट्रेटेजी हमने एट ए टाइम पे जब डिप्लॉय की तो उससे ये रिज़ल्ट आए कि आज माशाल्लाह 4 मिलियन जो डोज हम वो वहाँ पे ले आए वहाँ पे, तो अभी 2.6 मिलियन हम डोज कर चुके हैं, सिर्फ 26 लाख जो है। और जितने बड़े हर्ड हैं, जहाँ पे ये जो जानवर पाल रहे हैं, जो ख़ास तौर पे मंडी के लिए जानवर आ रहे हैं, उन सबको हम वैक्सीन कर चुके हैं। अब अगर कोई खुदा न खासा, जो आपका सवाल था कि कोई मॉस्किटो आके उनको बाइट भी करता है, तो वो पहले ही वैक्सीनेटेड है। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब मुझे बताएं कि अगर ये डिजीज़ एक बार हो तो क्या उस डिजीज़ से निकला जा सकता है? क्योंकि देखिए लोगों की तो जमा पूंजी ही मवेशी होते हैं, जो लोग ये पालते हैं, और ये तो वो तो सारी अपनी इन्वेस्टमेंट इन पे लगा देते हैं, फिर ये पूरा साल उनको तैयार करते हैं कि जाएंगे मवेशी मंडी में इनको बेचेंगे। अगर कोई मवेशी इस डिजीज़ का शिकार बन जाता है तो क्या इस देर नहीं वापस जा सकता है, वो ठीक हो सकता है? बिल्कुल, हमने इसके ऊपर पूरी स्टडी की है, एनालिटिकल वर्क है, और यू वुड बी सरप्राइज कि FAO जो यूनाइटेड नेशंस है उनकी रिपोर्ट्स हैं कि हमने यूरोप से भी बेहतर इसको कंट्रोल किया है, खुसूसन सिंध के अंदर की हद तक, क्योंकि 2 महीने के अंदर हमने ये करके दिखाया है। अच्छा, ये हुआ है कि अगर ये डिजीज़ हो जाती है तो हमारी जो रिसर्च कह रही है, जो हमने पूरे डेटा एनालिसिस किया, उसके अंदर सबसे ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है आपका जो क्रॉस ब्रीड है, बाहर वाला ब्रीड है, बिल्कुल ऐसे ही। दूसरे नंबर पे प्योर ब्रीड बाहर वाला, फिर तीसरे नंबर पे अपना इंडिजिनस क्रॉस, फिर जो हमारी अपनी गाय है, ख़ास तौर पे थरी गाय है या रेड सिंधी है या साहिवाल है, वो लीस्ट अफेक्टेड है, सबसे कम वो अफेक्ट होती है, और वो रिकवर 7 दिन में हो रही है, 7 दिन 8 दिन 9 में। अभी तक जो हमारे पास फिगर है वो डेथ अभी तक जो है वो हमारे पास वो उतनी 1% भी नहीं हुई जितनी दुनिया के अंदर 5% रिपोर्ट्स होती हैं। तो हमारी ब्रीड से खुदा का शुक्र है कि हमारी ब्रीड्स ज़्यादा रेजिस्टेंट है, और हमने एक बहुत मुनज़्ज़म तरीके से इसको हैंडल किया। और माशाल्लाह सिंध के अंदर आप अगर देखेंगे तो पिछले 2 हफ्ते से 0 डेथ रिपोर्ट आ रही है। क्या बात है। और सिर्फ कल जो रिपोर्ट ये 72, जो इन्फेक्शन 4000 डेली था, वो इंसिडेंस हमारा 72 पे कल पहुंचा हुआ है, और इंशाल्लाह विद इन अ वीक टाइम हम इसको भी 0 पे ले आएंगे। तो आपकी एक्सपर्टीज डिफरेंट है, लेकिन थोड़ा सा जो महकमे सेहत है वहाँ पर भी आप जा सकते हैं डेपुटेशन पे कि जाके इंसानी सेहत पे भी कुछ, ताकि इतना फोकस हो जाए। नहीं, क्योंकि देखिए दुनिया जो है ना, अभी हमें सोचना चाहिए, और ख़ास तौर पे आप जैसी मीडिया जो इतनी रिस्पॉन्सिबल मीडिया है, मैं तो आपको कहूँगा कि इसको थोड़ा आगे काज को बढ़ाएं। ये वन हेल्थ का ज़माना है। अगर आप देखेंगे तो 60% अभी जो एग्जिस्टिंग इन्फेक्शन ह्यूमन में है वो आती हैं एनिमल सोर्सेज से, पेट से, वाइल्ड है जो भी, और 80% इमर्जिंग इन्फेक्शन ये है। अगर हम 10 रुपया खर्चा करेंगे एनिमल हेल्थ के ऊपर, अगर नहीं करेंगे 10 रुपया, तो आपको 10 मिलियन करना पड़ेगा ह्यूमन हेल्थ पे। आज भी अगर देखें सिंध गवर्नमेंट के बजट 222 डिसीजन अगर ले लिया जाए, जैसे फेडरल गवर्नमेंट ने 22 दिन लगा दिए, अगर टाइमली हो जाता तो फिर और ये भी हम नुकसान से बच सकते हैं। लेकिन शुक्र है देर दुरुस्त हमने बहुत अच्छे तरीके से इसको कंट्रोल किया। अब आपके जो एक सवाल था जो सरवालों से कि भाई साउथ पंजाब से इतना लाइव स्टॉक आ रहा है, तो उसको आप कैसे, महकमा सिंध ने बहुत जिम्मेदारी के साथ हमने 5 पॉइंट्स बनाई हैं जो हमारे सूबे जिन से साथ हमारा लिंक है। सबसे पहले हमने इफेक्टिव बनाई घोटकी के अंदर, उबावड़ो और घोटकी जो हमारा पंजाब से बॉर्डर सबसे ज़्यादा माल वहाँ पे आता है, 3 शिफ्टें वहाँ पे लगती हैं। दूसरी हमने लगाई है कश्मीर और राजनपुर के साथ, जो पंजाब के साथ लिंक है, वहाँ पे हमारी 3 शिफ्टें वहाँ पे लगती हैं। उसके अलावा जैकबाद में लगाई है, बलोचिस्तान का जो जाफराबाद वाला इलाका है वहाँ से एक हब के ऊपर हमने लगाई है। फिर अल्टीमेटली हमने एक एडिशनल लगा दी सखर के ऊपर कि कोई मोटरवे के थ्रू अगर आ जाए तो फिर सखर को हम काउंटर चेक करें। ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल। और इसके अलावा फिर हमने काठोड़ पे लगा दी
होगी ताकि अगर कोई विद इन सिंध अगर कहीं पे कोई इन्फेक्शन आ रहा है तो वो आ जाए। तो हमने चलिए बेस्ट ऑफ लक डॉक्टर साहब, ये बड़ा ज़बरदस्त आप लोग काम कर रहे हैं और ये भी इस तरीके से भी ना सिर्फ जानवरों की बल्कि आप इंसानी जानों की भी खिदमत करें। डॉक्टर नज़ीर हमारे साथ मौजूद थे। नहायत ही अफसोसनाक की खबर पास है कराची में, जिसके इलाके मंगू पीर में एक पेरोंगी गोट में प्लॉट से खातून की लाश मिली है और पुलिस ये कह रही है कि खातून के साथ एक छोटी बच्ची जिंदा हालत में मिली है। खातून को तशद्दुद के बाद गोली मारकर कत्ल किया गया। हमारे साथ नज़ीर शाह मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानते हैं। नज़ीर शाह, ये बहुत ही मासूम छोटी बच्ची, इसकी माँ को मार दिया गया, ये क्या मामला है? अफसोसनाक वाक़या है। ये खातून जिसकी हाल शनाख्त नहीं हो सकी, तकरीबन 22 से 25 साल इसकी उम्र है। ये मंगू पीर का इलाका वंगी गोट है। वहाँ के खाली प्लॉट से इस खातून की गन शॉट तशद्दुद ज़्यादा लाश मिली है। पुलिस का ये कहना है कि मारने से कबल इस खातून पर तशद्दुद भी किया गया और सर पर रखकर गोली चलाई गई जो उसकी मौत का बायस बनी। इसके साथ एक तकरीबन 2.5 से 3 साल एक छोटी बच्ची भी मिली है, जिसके बारे में जो SSP वेस्ट हमारी बात हुई, उनका कहना है कि वो बात तो नहीं कर पाती लेकिन 1 से 2 दफ़ा उसने बोला कि पापा मारा, यानी कि इसके वालिद ने इस खातून को मारा है और ये गैरत के नाम पर कत्ल भी हो सकता है। लेकिन ये कुछ भी कहना कबल इस वक्त है। पुलिस जाए वकूवत पहुंच चुकी है और जो इतराफ के इलाकों से, इतराफ का जो भी इलाका है वहाँ से तफ्तीश की जा रही है। लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है जबकि बच्ची को अपनी तहवील में ले लिया गया है। जी ठीक है, बहुत ही अनफॉर्चुनेट वाक़या है। बहुत शुक्रिया जी नज़ीर शाह, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। और सेहत आमा से मुतालिक हम ज़रा बात करने जा रहे हैं कि वैसे तो हम ये कहा जाता है कि दिल का आर्जा हो, कोई भी मसला हो, बच्चे के दिल में सुराख हो तो आप कहते हैं कि जी भारत चले जाएं, वहाँ पर इलाज हो जाएगा, दुनिया के किसी और मुल्क में इलाज हो जाएगा। देखें ना, वो भी तो अपना इलाज करवाने के लिए लंदन गए हैं। और हमारे जितने सियासी लीडर्स हैं उनको हमेशा मुल्क से बाहर ही अपने इलाज के लिए डॉक्टर मिलता है। मसला इमरान खान साहब के, वो यहीं पे ही, अल्लाह उनको सेहतमंद रखे, उनको ट्रीटमेंट वगैरह जो भी कहते हैं। नहीं, ही इज फाइन, ही इज हेल्दी। लेकिन उनका जब आपको याद है वो एक इलेक्शन 2013 में जब गिरे भी थे कैंपेन के दौरान, तो एक्सीडेंट हुआ तब भी। देखिए ऐसी कोई आपको माथे पे चोट वजह आपके अमेरिका भागेंगे तो ऑफ कोर्स आप विल गेट टू ट्रीटमेंट है, पाकिस्तान से लेंगे ना, ये बात। अच्छा खैर, देखिए पाकिस्तान में अब क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, जो मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं, वो इस वर्ष तक और इतने ज़बरदस्त अच्छे हो गए हुए हैं कि बाहर के ममालिक के जो लोग हैं वो पाकिस्तान में आकर अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं। जैसे हमने देखा कि अंदरून सिंध में जो गम्बिट इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे लोगों के लिवर ट्रांसप्लांट होते हैं, जहाँ पे लोगों के इट्स डूइंग वंडर्स। और ये वो लोग जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए एब्सोल्युटली फ्री है। सती देयर वाज अ टाइम जब हम स्पेसिफिकली अपीलें करते थे जी कि प्लीज़ इन लोगों को भारत का वीज़ा लगा के दिया जाए, क्योंकि सबसे जो आपको सस्ता पड़ता था अगर आपको लिवर ट्रांसप्लांट की प्रॉब्लम है तो लोग भारत ही जाकर अपना इलाज करा रहे होते थे। लेकिन जब से ये गम्बिट इंस्टीट्यूट आया है, लोगों के अभी मसले नहीं, और अल्लाह ना करे कभी किसी को लिवर ट्रांसप्लांट करने की नौबत आए। तो अभी हम जिनकी बात करने जा रहे हैं जनाब, ये एक अमरीकी निजात खातून है जिन्होंने अपने जो गॉल ब्लैडर की जो सर्जरी है वो गम्बिट इंस्टीट्यूट से करवाई है एंड शी इज़ क्वाइट सेटिस्फाइड विद द ट्रीटमेंट और वो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। और मतलब बड़ी हैरत की बात है ना कि पाकिस्तान से अमेरिका जाते हैं लोग, अमेरिका से पाकिस्तान, वही बात है। तो ज़रा गुफ्तगू कर लेते हैं। तो हमारे साथ जूली नेमन हमारे साथ मौजूद होंगी जो कि फ्रॉम अमेरिका। उसके साथ साथ डायरेक्टर गम्बिट इंस्टीट्यूट डॉक्टर रहीम बख्श भट्टी साहब भी हमें ज्वाइन करें, आपका भी खैर मकदम करेंगे। जूली, वी वेलकम यू टू आवर शो and please tell us, you had all the options available in the world. You could have gone to United States for the treatment. Why did you choose to come here and get treated from Gambit Institute? Here, but I chose this wonderful institute because the doctors are amazing here. It's a true jewel in Pakistan and in the world even. It's a world-class facility. The doctors are highly skilled and qualified. And for me, it was a situation that I was unaware of. So I ended up getting very ill. And thank Allah that there was this wonderful place that was started by Dr. Daddy, who's an amazing person. We were just discussing, how he started this wonderful facility. And he was telling me that the prior U.S. ambassador even said if he was to get sick, he would come here. Wow. And I found that really, really true, that this is the best place in the world for liver transplant in my country.
If you needed a liver transplant or gallbladder surgery, you would wait on the waiting list for quite some time if you ever reached the top of that. We have a lot of red tape to go through. So it's amazing what he's doing here, helping everyone that they possibly can. I feel so proud. And the Gambit Liver Institute is truly an amazing program, and I want to thank the Singh government for providing these services to anyone that really needs that. And it's truly a life-saving operation for many people. So I'm blessed to have found this place, and it is a true jewel, and I hope that they continue doing the wonderful work that they have started to do here. And we are so glad that you are actually satisfied with all the medical treatment that you got from the Gambit Institute. But not even for a fraction of a second, you had this thought, no, I should go back to my country and got this very important surgery done from there instead of having it done from here? That crossed my mind. And I've traveled all over the world myself. And this is a high-class facility. This is a top-of-the-line facility with highly trained and skilled doctors, highly, very good medical equipment. I had no fears at all going into surgery at this facility. किसी भी किस्म का खौफ नहीं, लेकिन एक और चीज़ भी उन्होंने कही कि वहाँ पर एक लंबी लाइन भी थी। लंबी लाइन भी थी। उसका सामना करके फिर उनका नंबर आता है। Also सती वहाँ पे बहुत इलाज महंगा है। बहुत महंगा। अगर आपके पास अच्छी इंश्योरेंस और बहुत सारी चीजें तो आपकी इंश्योरेंस कवर भी नहीं करती। तो चलें भट्टी साहब से भी बात करते हैं। भट्टी साहब, हैट्स ऑफ टू यू सर। आपके इस इंस्टीट्यूट की वजह से आज हमारा सर फख्र से बुलंद है और जितनी ये खातून तारीफ़ें कर रही हैं तो वाक़तन ये ऑन मेरिट हैं और हमें मतलब बड़ा फ़ख्र महसूस हो रहा है। तो आप बताइएगा कि इन्होंने आपसे रब्ता किस तरह से किया, कैसे ये सिलसिला आगे बढ़ा और हाउ इज शी नाउ? हमारी वेबसाइट पे ने सर्च किया तो पाकिस्तान में कौन सा अदारा में ट्रीटमेंट हो, तो उसको यही आया था गब्बर देश, तो उधर ही मैं कराऊँ। फिर हमारे डॉक्टरों से कांटेक्ट किया मैं वेब के थ्रू और यही और उसका सब कुछ हो गया, ऑपरेशन हो गया, तो हमने उसको वेलकम किया। तो मुझे याद आ रहा था तो फ्यू ईयर बैक हमारे इनके एम्बेसडर आए थे यूएसए के, काउंसल जनरल भी आए थे विजिट करने गम्बट गेम्स हमारा, तो उस वक्त भी उन्होंने कहा था यार देखो आप इतनी बड़ी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं और इतना इंशाल्लाह। जबरदस्त जबरदस्त। तो मैं तो आपके पास इलाज कराऊंगा। ये फर्स्ट एक वो यूएसए लेडी है दिल्ली, वो आई है तो मुझे वो याद आते हैं उसके अल्फाज, तो हम इधर आके इलाज कराएंगे और इंशाल्लाह अभी यूएसए से काफी लोग आएंगे और हमारे पास आएंगे और दूसरी वर्ल्ड के भी लोग आएंगे, जो मुझे बड़ा फख्र है इसका। तो इसका इलाज हो गया, ट्रीटमेंट हो गई, आज डिस्चार्ज हो रही है। ज़बरदस्त। अच्छा आज डिस्चार्ज हो रही हो। ओके जूली, वी आर रियली हैप्पी फॉर यू। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए, गम्बट इंस्टीट्यूट एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर बड़े बड़े ट्रांसप्लांट्स होते हैं और बड़ी कामयाबी से होते हैं, तो बहुत सारे लोगों को ये भी गुमान होता है कि ये एक ऐसा बड़ा इंस्टीट्यूट जिसकी कामयाबी का रेट बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर इलाज बहुत महंगा होगा। तो मैं चाहती हूँ, क्योंकि हमने खुद भी देखा है कि बहुत सारे वो लोग जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते, आपने उनका मुफ्त में इलाज किया है, तो कुछ इस हवाले से भी लोगों को बताइएगा। हाँ देखिए, हमारा फ्री इलाज कर रहे हैं, उसमें लिवर भी है, उसके बाद कार्डिक का भी सारा एंजियोप्लास्टी एंजियोग्राफी हो गई, किडनी ट्रांसप्लांट हो रहा है। हाँ टोटल ये बिग हॉस्पिटल है। और अभी तो कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा तो गम्बट को ने हेल्थ सिटी फर्स्ट हेल्थ सिटी ऑप्शन करार दिया है। क्या बात है, क्या बात। तो ये बड़ी कामयाबी है हमारी, और हम यानी कंट्री साइड में बैठे हुए हैं, रूरल एरियाज में बैठे हैं जहाँ 70% लोग इधर गरीब होते हैं, बिल्कुल ऐसे पुअर होते हैं। तो हमने ये सोचा तो इनको फ्री इलाज करें, ये पैसे इनके पास होते नहीं, तो इसलिए हमने यही सोचा तो जो भी आएगा तो उसको हम फ्री ट्रीटमेंट देंगे और फ्री कर रहे हैं। और अभी 600 से ज्यादा हम लिवर ट्रांसप्लांट कर चुके हैं। और हार्ट ट्रांसप्लांट वगैरह शुरू हुए हैं सर, या अभी तक ये सिलसिला शुरू नहीं हुआ? नहीं, लिवर तो अभी हम सोच रहे हैं तो हम कार्डिक का भी ट्रांसप्लांट शुरू करें, और उसके बाद हमारा एक लंग केयर सेंटर बन रहा है, लीडेड टू लंग ट्रांसप्लांट। जबरदस्त। अच्छा ये इसलिए ना कि अगर आप वो शुरू कर देंगे तो यहाँ पर NICUD पर जो लोड है वो भी किसी हद तक कम होगा, वरना वहाँ के जो पेशेंट्स हैं वो भी सारे यहाँ पर आते हैं और उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है यहाँ आना। नहीं, हम बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि हमारा तो एक मिड ऑफ सिंध है, फिर पाकिस्तान के लोग मेन रोड पे बैठे हुए हैं, लोकेशन बहुत अच्छी है हमारी। पंजाब से बहुत आते हैं, फ्रंटियर से आते हैं, हमारे पास आज़ाद कश्मीर से आते हैं, अभी तो अफगानिस्तान से लोग आना शुरू हो गए। क्या बात है डॉक्टर साहब,
वी आर सो प्राउड ऑफ यू, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। डायरेक्टर गंभीर डॉक्टर रहीम बख्श भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे। जूली नीमन जिनका भी हालिया यहाँ पर एलपी पर आज डिस्चार्ज होने जा रहे हैं। जूली, वी आर सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ वर्चुअल हग्स एंड प्रेयर्स। तो थैंक यू सो मच, दोनों हमारे साथ मौजूद थे। हाँ बिल्कुल जी। और मतलब आप डॉक्टर साहब की डेडिकेशन चेक करें, मेरा 600 से ज़्यादा ऑप्टिमिज्म, डेडिकेशन इसी चीज़ की और एक्सपेंशन का भी मजीद भी सोच ये लोग हमारे हीरो। लेकिन हेड्स ऑफ टू द गवर्नमेंट कि मतलब फॉर प्रोवाइडिंग द फंड्स, मतलब वरना ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम अक्सर यही बात करते हैं कि सेहत के शोबे में हमारा इतना फोकस नहीं है, लेकिन जहाँ पर हो तो उस पर क्रेडिट उनको देना चाहिए। बिल्कुल, ठीक है जी, ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद आएंगे। अच्छा जी, तो अब हम तस्करा कर लेते हैं फलों के बादशाह का। फलों का बादशाह कौन है जो आजकल तमाम तर ठेलों पे, जो फ्रूट शॉप्स पे जगह जगह आपको सजा हुआ दिखाई देता है। मुख्तलिफ अक़साम के मतलब आम आपको मिलेंगे। सबसे ज़्यादा फेवरेट आपके होते हैं चौंसे होते हैं, सफ़ेद चौंसा या वैसे आपको कौन सा फेवरेट है? यही दो हैं। मतलब लंगड़ा भी किसी हद तक समझ आता है, लेकिन सिंधड़ी का टेस्ट जो है वो थोड़ा सा उतना मन को नहीं भाता। बहुत सारे लोग जो है ना वो थोड़ी सी खटास, कुछ लोग कह रहे होते हैं भाई कि आम चाहे जिस भी नस्ल का हो, आम मीठा होना चाहिए कटा हुआ होना चाहिए और ऐसा कटा हुआ ठंडा ठार होना चाहिए। वैसे अनवरटोल की आपने बात की तो मैं कल घर में भी बात करी थी, वो कितना अच्छा लगता है ना कि वो देयर वाज अ टाइम जब आप पिकनिक पे जाते थे या मैंगो पार्टी होती थी तो बाल्टी के अंदर बर्फ डाली और जिसमें अनवरटोल डाले, फिर उसके बाद आप उसको सती को तो लगता है रोना आ रहा है। झपक के ट्राई कर रहा हूं कि कहीं की काश में एक सबसे बेहतरीन, सबसे मजेदार, हाँ जितना आम इस वक्त हमारी मार्केट में अवेलेबल है, जो जितना ही जब आप ठंडा करके खाते हैं तो उतना ही ज़्यादा मज़ेदार लगता है। अच्छा, सिर्फ ये नहीं कि मज़े आपने इससे लेने हैं, आम के बड़े फवाइद भी होते हैं और बड़े नुकसानात भी होते हैं। फॉर ऑल दोज पीपल हु हैव डायबिटीज, और कल बल्कि मैं हवाले से भी जिक्र कर थी, तो जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं ना वो कहते हैं नहीं डॉक्टर ने कहा है ये हम आम खा सकते हैं। कितने डॉक्टर की तलाश में हो जिसने कहा है कि आप डायबिटीज में आम खा सकते हैं। हमारे पास भी एक डॉक्टर है, मुझसे भी पूछेंगे कि क्या डायबिटीज में आम खा सकते हैं और साथ में आम के क्या फवाइद हैं। जी, तो आयशा अब्बास साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, न्यूट्रिशनिस्ट। बहुत शुक्रिया जी, आपने वक्त निकाला और इस अहम तरीन टॉपिक पर यानी कि आप बात करने के लिए आई हैं। तो ये ज़रा बताइए कि मीठा तो है, रसीला तो है, लेकिन वैसे तो हम वो जो फल हमें पसंद नहीं आते तो उनके बारे में कहते हैं इसमें विटामिन सी है, इसमें ये है, ताकि लोग खा सके। इसमें क्या क्या है? आम फलों का बादशाह है, उसमें सब कुछ है। उसमें विटामिन ए है, उसमें आयरन भी है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है जी किसी हद तक। और उसके बाद ये कि मतलब सॉल्ट फ्री है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, कुछ ना कुछ फाइबर भी इसमें है। फलों का बादशाह है, पूरा साल इंतजार होता है, पेटियां आ रही हैं जा रही हैं, मतलब इधर से उधर आम की ट्रांसफर कोलेस्ट्रॉल होता है। हाँ, कौन से फलों? मतलब अगर आप उसकी क्वांटिटी को बढ़ा दें, कुछ ना कुछ इतना परसेंट, बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन ये कि अगर हम ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर उसको ले लें तो परसेंटेज बहुत कम होती है, लेकिन हो सकता है ना, जैसे बनाना हो गया या मैंगो हो गया, इस तरीके से। बनाना में कोलेस्ट्रॉल, अच्छा खैर चलें इसे पॉइंट के बारे में, पॉइंट 0.5, 0.1 इस तरीके से, उस तरीके से नहीं जैसे बाकायदा तेल के अंदर या बटर के अंदर होता है, क्योंकि परसेंटेजेस तो हम हर चीज़ की निकालते हैं। आम में तो मिठास भी बहुत ज़्यादा होती है ना? आम में मिठास बहुत ज़्यादा है, लेकिन साथ ही इसकी कैलोरीज भी एक आम की 135 हैं। हाँ, ठीक है। लेकिन वो आम का साइज आप मुझे बताएं क्या होता है जिसकी 135 कैलोरीज होती हैं? दरमियाना, मतलब इतना इतना आम एक आप एक तो कलमी आम होते हैं ना इतने बड़े बड़े, हाँ, तो उनकी एक की 250 कैलोरीज हैं जो इतने बड़े बड़े हैं। लेकिन आम के बारे में जो इम्पोर्टेंट बात है वो यहाँ पे डिस्कस करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमने खाने का टाइम हुआ, उसके बाद दस्तरखान लगा और प्रॉपर तरीके से हमने चपाती और सालन और रायता और सैलेड सब कुछ खा पी लिया। और उसके बाद जनाब ऑर्डर हुआ कि अब आम आ जाएं, और उसके बाद एक बड़े सारे टब में जो भीगे हुए आम थे आ गए, कटे हुए ट्रे में ठंडे ठार आम आ गए, और लंगड़ा और चौंसा और सब कुछ आ गया। फैमिली जो है वो शाम तक आम खाती रही, 4-4, 5-5। ये कॉन्सेप्ट हमारा गलत है। आम इज़ अ मील इटसेल्फ। जिस वक्त आपने ये सोच लिया है कि आज हमारी फैमिली ने आम को एंजॉय करना है, या टुडे मैंगो पार्टी, या टुडे मैंगो मील, या लंच हो गया या डिनर हो गया, उस वक्त आपने मील नहीं लेना। यू हैव टू स्किप योर मील फॉर दैट टाइम। उस दिन आपने लंच नहीं करना, या उस वक्त आपने हाई टी नहीं करनी, या उस वक्त आपने डिनर नहीं करना। 3 आम की कैलोरीज 400 बन जाती हैं, तो वो आपका पूरा मील है। देन यू हैव टू स्किप योर मील। जिन लोगों को स्लीप डिसऑर्डर्स हैं, आम के अंदर ये क्वालिटी
है कि वो सेरोटोनिन साथ में प्रोड्यूस करता है और उसके बाद उसकी प्रोडक्शन मेलाटोनिन की अच्छी होती है। तो वो फिर ये लोग ये करें कि डिनर के अंदर डिनर को स्किप करके मैंगो पार्टी उस वक्त कर लें और उसके बाद अच्छा सा दूध का लेकिन वो ग्लास जो लें। शुगर रश उसका आएगा उसके नुकसानात नहीं होंगे? शुगर रश का जो मसला आएगा वो डायबिटिक लोगों में आएगा। डायबिटीज़ के हवाले से अगर आपका जो ये सवाल था, somebody is not diabetic but they have a history in the family, so shouldn't they be careful? they have to be careful if they are overweight। अगर उनका बैलेंस बिल्कुल वेट है, नॉर्मल है, वो यंग हैं, साथ में वो फिजिकल एक्टिविटी भी करते हैं, वर्जिश भी करते हैं, फिर वो आम को एंजॉय कर सकते हैं। अगर साथ में उनका वज़न भी ज़्यादा है, ऊपर से वो वर्जिश भी नहीं कर रहे, ऊपर से उनकी फिजिकल एक्टिविटी भी है और साथ में हार्ट के भी प्रॉब्लम्स हैं, वो धड़ाधड़ आम खा रहे हैं और इतने ज़्यादा खा रहे हैं और मील के बाद खा रहे हैं, देन दे हैव टू बी केयरफुल। तमाम वो फूड्स जिनकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होती है 55 से कम होती है वो सेफ़ होते हैं। आम की 51 है तो वो बॉर्डर के ऊपर है। आम की अच्छा वैसे फिर ग्लाइसीमिक इंडेक्स ओके के बारे में कौन बात सा हो रही फ्रूट ऐसा हुआ जिसकी ज़्यादा है? आम मीठा इतना शदीद होने के बावजूद अगर उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, 51 है, तो कोई ऐसा फ्रूट तो होगा जिसका बहुत ज़्यादा हो। चीकू? नहीं, आम की ही 51 है, चीकू की भी इसी तरीके से है। लेकिन आम का आपने ये ख्याल रखना है कि उसको एसिडिक चीज़ों के साथ नहीं खाना। यानी कि अब आम आप खा रहे हैं तो फिर आम का इस्तेमाल करें, लेकिन अब आम के साथ आपने जामन को मिक्स कर दिया या आपने चेरीज़ को मिक्स कर दिया या आपने बेरीज को मिक्स कर दिया तो आपको एसिडिटी हो जाएगी। लेकिन डॉक्टर लोग तो बताते हैं जी, लोग तो बताते हैं कि आपने आम खाना है और साइंस भी कहती है कि ठीक है आपने अगर आम खाना है स्पेसिफिकली शुगर के पेशेंट्स, तो फिर उसके बाद आप तकरीबन 3-4 जो है वो आप जामुन ज़रूर लें। तो आप उसको निगेट कर रही हैं, आप कह रही नहीं। हाँ, आम के साथ आपने फिर आम का इस्तेमाल करना है और उसके बाद या आप लस्सी का इस्तेमाल करें ताकि वो आपको डाइजेस्ट हो जाए प्रॉपर। फिर ये है कि बाज़ लोगों को वो भी हो जाती है, स्किन रैश भी हो जाती है। हाँ, ताकि उसकी वजह से आपको जो एक्नी प्रॉब्लम्स हैं वो ना हो। आपने थोड़ा सा मिल्क लेके और उसके अंदर 2 टेबलस्पून योगर्ट जो है वो मिक्स करके ले लें। अच्छा, बहुत सारी जगहों पे तो कच्ची लस्सी बनती है ना कि आपने थोड़े से दूध में आपने ढेर सारा आपने पानी डाल दिया, उसमें नमक डाल दी तो नमकीन लस्सी वो भी आप देते हैं, ताकि क्योंकि वो आम की वो कहते हैं ना तासीर गर्म होती है तो उसको काटने के लिए भी होता है। लेकिन खैर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मैंने आपसे सुना कि जामुन नहीं खाने चाहिए। मुझे बताएं फिर क्या अलाउ आप करती हैं, आप अलाउ करती हैं शुगर पेशेंट्स को कि वो आम खा सकें? अगर उनकी जब वो हमारे पास आते हैं स्पेशली ये पूछने के लिए कि डॉक्टर आयशा, तो फिर हम उनका HbA1c लेवल कराते हैं। वो देख लेते हैं कि वो 3 महीने की वो कंट्रोल्ड है, वेट उनका देख लेते हैं कि वो कंट्रोल्ड है। तो फिर उनका यही मैंने बात आपसे डिस्कस की कि मैं एक मील फिर उनका स्किप करवाती हूँ कि या आप लंच को स्किप कर दें। ज़्यादातर ये होता है कि लंच में करवाते हैं, रात वाला नहीं, क्योंकि फिर अगले दिन उनकी फास्टिंग ब्लड शुगर बढ़ी भी आती है। तो लंच को वो स्किप करके और एक 135 कैलोरीज वाला आम वो कंज्यूम कर लें तो उससे उनकी शुगर के ऊपर फर्क नहीं पड़ता। अगर उनकी HbA1c कंट्रोल्ड है फर्क नहीं होता। आई साइट के लिए बहुत अच्छा है, बीटा कैरोटीन इसमें मौजूद है, उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, फ्री रेडिकल्स के साथ वो फाइट करते हैं, कैंसर से आप बच रहे होते हैं। तो फायदे इसके बेशुमार हैं। अच्छा जी, हमारी पीछे टीम से भी सवाल है कि HP कितना हो कि HbA1c जो 3 महीने के जो होते हैं उसके अंदर जाहिर है कि वो लिमिट्स तो खैर उसके ऊपर लिखी होती है, लेकिन बता दें लेकिन 5.4 के करीब हो, 5.4 हो तो बहुत, हाँ 5.4 हो, 5.2 हो तो आप उसको आराम से खा सकते हैं। अब वो 6.2 आ रहा है तो फिर आप उसको ना खाएं, 6 से ऊपर जाए तो फिर आप उसको ना खाएं। अच्छा, एक और चीज़ थोड़ा सा हमारे नाज़रीन के लिए करेक्शन करते हैं, बहुत से लोग परेशान हो गए होंगे। आपने कहा ना कि वो कोलेस्ट्रॉल का कुछ चक्कर हो सकता है फ्रूट्स के अंदर, तो वो कर दें कि ऐसा नहीं होता, बिकॉज फ्रूट्स एंड ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स ये वो चीज़ें हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल फ्री होती है, दे हैव जीरो कोलेस्ट्रॉल। तो वो लोग आपको फॉलो कर रहे होंगे, हमें देख रहे होंगे तो वो परेशान हो जाएंगे बेचारे कि अगर वो कहेंगे कि कोलेस्ट्रॉल। मैंने बिल्कुल बता दिया है कि आम के अंदर बिल्कुल भी कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, किसी भी फ्रूट में नहीं होता, किसी भी फ्रूट में नहीं होता और आम के अंदर भी बिल्कुल नहीं होता। तो हम तो फ्रूट्स इस्तेमाल ही इसीलिए कर रहे होते हैं कि इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। कोलेस्ट्रॉल का जो ताल्लुक है वो तेल, एनिमल प्रोडक्ट्स। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, डॉक्टर आयशा मौजूद थे। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शादी अल्लाह हाफिज़, खुश रहिए।